फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सच में ही मैं पहला आया हूँ क्या? तो ध्यान से सुनोगे मेरे को, नहीं सुना तो? क्योंकि टेंडेंसी होती है, पुराने बच्चे क्या है कि जैसे ही किसी को देखा मोटिवेशन देने आया, बोले हम फरार होते हैं, नहीं तो तू फरार हो। क्योंकि वो सर्वज्ञानी हो गए होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सर्वज्ञानी हैं, जिनको पता है कि मुझे RAS SI एग्जाम का सब पता है? ऐसा है कोई? अरे एग्जाम का तो पता होगा, पढ़ना बाकी रहा है बस। कितनों को एग्जाम का पता है, पैटर्न पता है? चलो, कितने लोग हैं जो SI की तैयारी करने आए हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली? ठीक। कितने ऐसे हैं जो सिर्फ SI की करने आए हैं, बोले RS से अपना कोई लेना देना नहीं है? कितने ऐसे हैं जो SI की करने आए हैं, बोला सर RS का प्री दे देंगे, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है अपना? ये भी हैं। और कितने ऐसे हैं जिनका है कि RAS देंगे सर, SDM ही बनेंगे और SI नहीं देंगे? ऐसा है? हाँ। तो फिर मेंस वाला पढ़ रहे हो आप लोग? मेंस वाले टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, एथिक्स वगैरह ये सब? नहीं पढ़ा रहे ना? तो फिर ऐसा। तो अभी आपका फोकस मेन है कि जो ओवरलैपिंग पार्ट है, बेसिकली जो राजस्थान का जीके होता है, जो आपके SI वाले पेपर में भी आएगा, एक हिंदी वाला पोर्शन छोड़ के, और RS प्री वाला पोर्शन, और बाकी सारे एग्जाम का जीके पोर्शन, ये लगभग क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, सेम होता है। तो इस बैच का पर्पज ये है कि आपको एक तो इन दोनों स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि प्री बहुत टफ होता है। आजकल कट ऑफ बढ़ रही है, आज से 3 अटेम्प्ट पहले प्री की कट ऑफ थी 65, देन 70s में, देन 80s में, और इस बार 101। तो स्पेसिफिक तैयारी प्री की फोकस चाहिए रहती है, इसीलिए इस बैच का पर्पज मेन यही है। और मेंस की भी अपनी तैयारी है, बहुत सारा सिलेबस जो आपको प्री के लिहाज से यहाँ करवाया जाएगा, वो लगभग 60 to 70% ओवरलैपिंग होगा मेंस से। तो इस बारे में निश्चिंत रहें कि कुछ लोग जिनका सपना है SDM बनना, तो आप सही हाथों में हो, इस समय सही जगह पे हो, और अच्छा खासा सिलेबस। शर्त इतनी है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सब आपका प्रिपेयर्ड हो मेंस के सेंस में, जब आपका प्री निकल जाए, ताकि अंत के 3 महीने आपको सिर्फ मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट करने पड़े। ये पर्पज है मेन। ठीक है? तो क्लास में कैसा लग रहा है आपको, माहौल वगैरह आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। डेट कब की है बैच की चालू होने की? 23 जनवरी। तो लगभग 2 ढाई महीने हो गए आपको। तो फील आई कुछ एग्जाम की अभी तक, या कॉपियां भर रहे हो? हाँ, फील आ रही है कि क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें रिलेशन है कि नहीं है, या पोथे भरे जा रहे हैं? आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ पोथे भरते हैं। सिलेबस कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों को कंठस्थ याद है? याद नहीं है क्या? मोटा मोटी तौर पे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो बता सकता है कोई? बहुत ही 4 5 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी वाले क्या शर्मा रहे हैं या फिर आता ही नहीं है? शर्मा रहे हैं। तो फिर मेंस का इंटरव्यू, RS का इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे? RS के इंटरव्यू देखे हैं, मॉक इंटरव्यूज अपने यहाँ पे जो डाले जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, देखे हैं आपने? 20 25 मिनट होती है रगड़ाई। अब यहाँ पे भी आप नहीं बोल पा रहे हो, वहां कैसे बोलोगे? हाँ। तो सबसे पहली शर्त यह है जीवन में कि मास्टर, डॉक्टर और वकील, इन तीनों से कभी नहीं शर्माना चाहिए। इन तीनों की आप सेवा लेते हो पैसे देके, शर्मा आप रहे हो, घाटा किसका है, फायदा किसका है? नहीं नहीं, हमारा भी फायदा ऐसा नहीं है। आप लोग यदि काम नहीं करोगे तो अगला बच्चा हमारे पास नहीं आएगा। आपसे तो फीस ले ली हमने, आप रिजल्ट नहीं दोगे तो अपने छोटे भाई को लाओगे क्या इधर? आपको देख के आका पड़ोसी आएगा क्या इधर? नहीं आएगा ना। तो हमारा भी कर्तव्य है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं हूँ कौन पता है? चलो एक छोटा परिचय दे देते हैं। कर्मवीर नाम है मेरा, रैंक 15 है इस बार, और IIT कानपुर से पास आउट हूँ, बीटेक की हुई है,
लगभग 3.5-4 साल प्राइवेट सेक्टर का अनुभव है एज ए डेटा साइंटिस्ट। तो बहुत लंबी जर्नी के बाद धक्के खा के यहाँ आया हूँ। यूपीएससी में 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। उसके साथ साथ यूपीएससी के 1-2 एग्जाम होते हैं, सीए पीएफ ईपीएफओ, उनके इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच चुका हूँ, वेटिंग लिस्ट में था। तो बहुत लंबा अनुभव है। मैं मेरे पर्सनल लाइफ में मैं एसडीएम हूँ, बन जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्या हूँ? एक वो व्यक्ति जो जिस जर्नी में आप जाने वाले हो, आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि नहीं है ये? आप यदि 1.5 साल मेहनत करते हो तो ऐसा ही कौन बनेगा, आरएस कौन बनेगा? आप बनोगे। ना दिलीप सर बनेंगे, ना मैं बनूंगा, ना आपके पिताजी बनेंगे। बाकी सारे लोग तो इनडायरेक्ट बेनिफिट उठाएंगे आपसे। यदि आप बनते हो तो सबसे बड़ा फायदा किसका है? आपका है। नहीं बनते हो तो सबसे बड़ा घाटा किसका है? आपका है। हम लोगों के लिए तो फिर आप सिर्फ एज ए आंकड़ा रह जाओगे कागजों में, ये एक आया था और चला गया। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने लिया है, उसकी जर्नी का एक व्यक्ति जिसने देख रखा है कि क्या क्या चीजें होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो हूं। तो उससे आप कितना कुछ सीख सकते हो। व्यक्ति कितने टाइप के होते हैं सीखने के लिहाज से? 4 टाइप के होते हैं। एक वो व्यक्ति जो माँ के पेट से सीख के आता है, विरले लोग, आइंस्टीन वगैरह, न्यूटन, जो खुद दुनिया की गति तय करते हैं कि दुनिया किस तरफ जाएगी। दूसरे कौन होते हैं? जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूर से ही। बड़े भाई के कभी पढ़ती थी कान के नीचे तो छोटा किताब खोल के बैठ जाता, मैं तो करता था ये। तीसरा कौन होता है? बड़े भाई जैसा, जो खुद गलती करेगा फिर सीखेगा कि नहीं इस तरफ नहीं जाना। और चौथा कौन होता है? जो सीखता ही नहीं है, आर पार हो जाता है, बोले अपने को क्या लेना देना इस दुनिया से, अपन तो यहाँ आए, यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कोई है यहाँ पे? इसको सीखना ही नहीं है, फीस दे दी, अपने करेंगे मौज, पियेंगे यहाँ कोल्ड कॉफी, पास में सिनेमा, सिनेमा देखेंगे, और एक दिन मियाद अपने आप पूरी हो ही जाएगी, चले जाएंगे यहाँ से। ऐसा कोई है? सारे लोग कॉलेज से पास आउट हो? कोई है इन कॉलेज है इस समय? कम बच्चे होंगे बच्चे। तो आप लोग इन एग्जाम को कैसे देखते हो? क्योंकि ये भ्रांति रहती है, खासकर जो कॉलेज में बच्चे आते हैं, इन कॉलेज है या फिर कॉलेज से जस्ट पास आउट है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज, कोविड के टाइम कईयों के कॉलेज हुए होंगे, आपको अच्छा एक्सपीरियंस कॉलेज का मिला नहीं। तो यह टेंडेंसी रहती है इस समय, और मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि कई बच्चे इस इन्वायरमेंट को कॉलेज इन्वायरमेंट ही समझ लेते हैं। कॉलेज किसका परिचायक होता है? कॉलेज होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का परिचायक, जहां आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, अपने मित्रों के साथ इन्वॉल्व होते हो, सिलेबस के साथ साथ आप जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। दैट इज द मोस्ट फ्री टाइम यू कैन एंजॉय इन योर लाइफ, वो कॉलेज होता है। कई लोग इसको कॉलेज समझ लेते हैं। क्लास से जैसे निकले, 4-5 लोगों का ग्रुप बनेगा, जाएंगे कोल्ड कॉफी पीने किसी पार्क में। बैठे हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते आपको? गलत कुछ नहीं है उसमें, एट ए टाइम यू एंजॉय इट। बट इमेजिन करो आज से 1.5 साल बाद, और वैकेंसी भी यहाँ 3 साल में एक बार आती है, एसआई की कहो या आरएस की कहो। आरएस एसआई वाली का तो पता भी नहीं है इस बार आएगी कि नहीं आएगी, या मर्ज होके आएगी। बहुत लिमिटेड आपको चांस मिलता है, उसमें से भी आप उसको उल्टी मारते हो। और इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, आज से 2 साल बाद आप अगेन वहीं पे खड़े हो जहां पे आप आए थे। आपको सिलेबस का कोई पॉइंट भी नहीं पता, गेम में अभी भी नहीं हो, और बिलीव मी, ज्यादातर बच्चे इसी नाव में होते हैं। 2 साल बाद भी वो लोग उसी नाव में रहते हैं, और वो लोग दोष देते हैं फिर कि अपनी किस्मत नहीं है। पढ़ते वो भी हैं, लेकिन फर्क होता है एक डेडिकेटेड सेंस में पढ़ाई करने से और सिर्फ रजिस्टर भरने से, खाना पूर्ति करने में। यदि आप आज जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज नहीं करो जाके, सपोज आप रिवाइज नहीं करो जाके, तो वो मिट जाएगा। इवन मेरे जैसा व्यक्ति जो अच्छे संस्थान से पढ़ा हुआ, इतना पूरा वैलिड अनुभव था, अंत में हमको भी आरएस की तैयारी के लिए 8 से 10 घंटे बैठना पड़ता था। आप लाइब्रेरी जाते हो, आसपास देखे होंगे बच्चे इस समय जो मेंस लिख रहे हैं, उनका डेडिकेशन लेवल कितना है? दिन में 2-2 3-3 पेपर लिखते हैं, 2 पेपर लिखते हैं लोग, मैंने देखा है। क्योंकि होते भी वहां 2 पेपर है, 2 पेपर मतलब 6 घंटे हाथ तोड़ना, पेन घिसनी। और कितने वर्ड लिखने हैं? 3.5 और 3.5, 7,000 वर्ड आपको अपनी मेमोरी से निकालने हैं, लगातार 6 घंटे लिखने हैं। नहीं लिख पाओगे। लिख पाओगे क्या? वो कहाँ से आता है? मेहनत तो है ही अपनी, आपका जो परिश्रम है ही।
लेकिन परिश्रम से पीछे एक मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन हमेशा पर्सनल होता है। मेरा पर्पज यहाँ आने का कतई नहीं है कि मैं आपको ऐसा मोटिवेट करूंगा कि 1 साल आप पढ़ते ही रहोगे, ऐसा कतई नहीं है। मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको सत्य बताऊं कि अंत में आग अंदर से आनी चाहिए। जिस दिन आग अंदर से नहीं आएगी, और बीच में ऐसे कई दिन आएंगे जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 2 दिन शादी पे चले गए, वापस आते ही वापस जग सोना सोना लग रहा है कि कहाँ से चालू करूं, थोड़ा सा सिलेबस और हो गया है, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा। ऐसे कई मौके आएंगे, और होता है, नेचुरल होता है, हमारी पढ़ाई में भी होता था। 365 दिन कोई पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। ज्यादा से ज्यादा आपका मोमेंटम रहता है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है कि किताब के सामने देखते ही उल्टी आने लगती है। नेचुरल है वो, उस चीज को समझो। मैच्योर आदमी वो नहीं है जो वो दिन आने ना दे, वो तो नेचुरली आएगा। मैच्योर आदमी वो है कि उस दिन के चक्कर में आगे के दूसरा दिन खराब ना करे। उस दिन को साइड में रखना, अपना मोटिवेशन बनाए रखना कि चलो ये दिन हो गया, वो हो गया, कल से मैं वापस अपनी लाइन पे आऊंगा। और जो व्यक्ति यह सारी चीजें सीख गया, जिसको ये साइकिल्स पता है मैच्योर सेंस में, कि बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, कोशिश ये करना कि बुरे दिनों को जितना हो सके उतना कम करें, उनका प्रभाव बाकी दिनों पे ना जाने दें। और जिस दिन आपका मूड अच्छा है, सुबह उठते ही कि है कि अब टेंशन कोई है नहीं, बाकी फितूर है नहीं लाइफ में, तो सुबह उठते ही लाइब्रेरी, सुबह उठते ही क्लास, और उसको मैक्सिमाइज करो जितना हो सके। और मैं वही करता था। अंत में क्या है कि हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि तैयारी में भी थोड़ा लेट लगे थे। तो अंत में हम लोग क्या करते थे कि हर एक दिन को मैक्सिमाइज करना है। और मैंने तो प्रॉपर अपनी मेंस की तैयारी सिर्फ प्री के बाद ही चालू की। उससे पहले राजस्थान जीके का मेरे को कुछ नहीं आता था ऑनेस्टली। इंडिया का आता था, उसके बेसिस पे जैसे तैसे धक्के करके प्री निकाल लिया। मैथ वगैरह ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी, 3 महीने में मेंस का सिलेबस तैयार किया। ऐसा नहीं कि मैं ब्रिलियंट हूँ, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जिन्होंने वही सेम चीज की थी। लेकिन एक कॉमन चीज थी हमारे अंदर। मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ। सबसे अच्छी क्रीम कहाँ जाती है इंडिया की? आईआईटीज में जाती है। वहां मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आज एमआईटी के अंदर है, जो आज पार्क के अंदर है, इसरो के अंदर है, अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। और मैं फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, वो लोग वो नहीं है जो गॉड गिफ्टेड है। उन सब में एक कॉमन थीम थी कि उनको एक टास्क मिल गया ना, उसको इतनी बार रिपीटेटिव सेंस में करते थे, पहली बार हो सके उनसे कोई चीज ना आए, अगली बार उनसे एक बार उनके आंखों के सामने से निकली हुई चीज कभी नहीं भूल पाएंगे वो। और उसके पीछे उनका एक डेडिकेशन, और दूसरा उसको हार्ड वर्क। यदि मेहनत नहीं करोगे तो टैलेंट को जंग लग जाएगी। और कई लोग देखे हैं मैंने जो टैलेंट के दम पे आते हैं। टैलेंट आपका एक एग्जाम निकलवा सकता है, प्री निकलवा सकता है, एसआई के अंदर थोड़े बहुत नंबर अच्छे दिलवा सकता है, यहाँ के जो वीकली टेस्ट होते हैं उसमें आपको रैंक दिला सकता है। यदि उसी गुब्बारे में फूल गए तो वो टैलेंट एक दिन जंग खा जाएगा। और एक बच्चा जो लगातार पढ़ता है, उसको क्लास में समझ नहीं आया, मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसों को, ये मेरे पर्सनल अनुभव है जो आपको प्रैक्टिकल सेंस में बता रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता था, नीचे जाके मास्टर से पूछेंगे, सीढ़ियों पे उसकी जान खाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पूछेंगे, नीचे जो बैठते हैं टॉपर कहीं उनसे पूछेंगे, अंत में उनके क्लियर हो जाएगा, फिर उसके घोटे मार मार के जब भी पेपर आएगा क्वेश्चन दिखेगा खटाखट उल्टी करके आते थे। और एक बार आप देखना, इस आरएएस बनने के लिए विरला आदमी नहीं चाहिए। पीवाईक्यू देखे किसी ने एसआई के आरएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आप एक बार, उसमें जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस पॉइंट ही सीधा पूछा जाता है। अब वहां लिखा हुआ है गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो मेंस में क्या आता है, सीधा पूछते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस, या एक्सप्लेन दी गार्डनर्स इंटेलिजेंस थ्योरी। सिंपल। आपने जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको रट के आप रिप्रोड्यूस करके आ जाओ तो आप बन जाओगे। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं होती। और इवन इंटरव्यू स्टेज के ऊपर भी इतनी कोई बड़ी रामायण नहीं है यहाँ पे जितनी आप बन रहे हो। ओहदा बड़ा है, जो आपको पावर मिलेगी एसडीएम या फिर आरपीएस बनने के बाद, वो ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बनने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। और सिंपल चीजें ही टफ होती है। एक चीज को बार बार हमेशा हमेशा सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे क्लास आना, 1 बजे तक क्लास में रहना, 1 घंटा खाना खा के वापस लाइब्रेरी जाके पढ़ना, रिवाइज करना, और पुराना टेस्ट एक आने वाला है वीकली, उसका रिवीजन करना, ये बहुत ही टफ होता है। कहने में सिंपल है,
लेकिन एक आदमी जो, ये शांति काल है आपका, आपके एग्जाम जब चालू होंगे तैयारी के बाद तब आप कंफ्यूज होंगे। इस समय तो क्या है, आपके एक दो सब्जेक्ट हो रखे होंगे, एक दो रनिंग में होंगे, इतना ही तो है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो अपने हलवा छाप है, जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सीधी सीधी उतर रही है अपने, तो अपने को सब आता है। लेकिन जैसे जैसे बैच आपका आगे बढ़ेगा, एक साल बाद 15 से 16 सब्जेक्ट हो जाएंगे जो आपके पूरे हैं। आज जो हिस्ट्री में आप अपने आप को सिद्ध हस्त समझते हो, यदि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, टाइम पे रिवाइज नहीं करोगे, वो एक दिन हिस्ट्री गले की फांस बन जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, रिवीजन और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर आपको सोचना कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन क्या होता है पता है, यदि आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको हर दिन सोचना पड़ेगा कि यार ये सब्जेक्ट हुआ नहीं है पूरा, अब इसको कवर कैसे करूं। बट इफ यू आर डिसिप्लिन देन आपको सोचना कुछ नहीं होता। एक दिन बैठ के सिस्टम डिवाइस करना होता है कि ये वाली चीज अपन ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, दिमाग बंद, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना आपको। सिंपली डे बाय डे बेसिस पे उस चीज को रिपीटेशन करना होता है। उस चीज को रिपीटेशन करते चले जाओगे तो आपका हो जाएगा उद्धार। नहीं करोगे, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, सपोज वो आपका प्री नहीं निकलता है, आज आप आए हो यहाँ तैयारी करने, लगभग 1 से 1.5 साल बाद आपका पहला एग्जाम होगा, प्री है ऐसा ही, जो भी प्री होना है, वो नहीं निकला आपका, तो कितने साल जोड़ लो उसमें, 3 साल और जोड़ लो, जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं, 4.5 साल। 4.5 साल बाद आपका अगला प्री होगा, और उसमें भी मान लो सब कुछ अच्छा रहा, आपका प्री निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू निकलता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो भर्ती भी यहाँ पे कितने समय लेती है, 2.5 से 3 साल। 4.5 + 3, यदि इस समय मक्कारी करोगे तो 6 से 7 साल बाद नौकरी लगोगे। आया गणित समझ, ये है यहाँ की रियलिटी। कई लोग इसको पिकनिक स्पॉट जो समझ रहे हैं, वो 6-7 साल जोड़ लो। और कई बच्चे हैं जो 6-7 साल जोड़ के बैठे हैं, एकदम मुहाने पे हैं करियर के। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। पीछे से प्रेशर भी बहुत आता है कि तू अभी तक कुछ बना नहीं, स्वयं का प्रेशर भी है, रिग्रेट है कि तूने कुछ किया नहीं समय रहते, और आगे भी अनसर्टेनिटी है। यहाँ के एग्जामों की क्या हालत है आपको देखी हुई है, कितना करप्शन चलता है आपके सामने है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आए दिन न्यूज में रहता है, लेकिन उससे डिसहार्टन नहीं होना, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। रैंक लाना आपके हाथ में नहीं है, किस्मत के बहुत सारे फैक्टर होंगे उसमें, लेकिन सिलेक्शन लेना आपके हाथ में। 600-700 सीटें अच्छी सीटें आती है, यदि आप ईमानदारी से सारी चीजें कर लो जो यहाँ टीचर बता के जाते हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रैंक में बहुत सारे फैक्टर आते हैं, आपका किस्मत क्या है, आपका किस इंटरव्यू बोर्ड किसका आया, उनकी मार्किंग रेंज क्या है, बहुत सारी चीजें होती है। आपकी कॉपी किसके पास गई, किस जोन की कॉपी है आपकी, उस जोन की कॉपी उस बार कैसी चेक हो रही है, ये सारी चीजें आएगी। लेकिन सिलेक्शन लेना आपके हाथ में है। यदि आप सेलेक्ट नहीं होते हो देन ये डार्क रियलिटी सामने आती है। और लाइफ में हमेशा याद रखना, मेहनत नहीं करोगे तो दो चीजें होती है, एक तो मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आए तो क्या निराशा होगी, निराशा का फिर भी निराकरण है, वापस से दुगनी मेहनत से लगो अगले अटेम्प्ट में और निकल जाओ। उससे नहीं तो उससे अगले, वो एग्जाम नहीं तो पास वाला एग्जाम, वो नहीं तो नॉलेज कैरी करके लाइफ के कहीं और चले जाओगे, अच्छा कर लोगे। निराशा का इलाज है, पछतावे का, रिग्रेट का इलाज नहीं है। मेहनत नहीं करोगे, मक्कारी करोगे तो रिग्रेट पालोगे, और बाद में आपको पता चलेगा कि मेरे बगल वाला, इसको कुछ आता भी नहीं था, वो एक लकीर का फकीर बन के घिसते 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 कुछ बन गया। मैं डेढ़ होशियार बन के घूमता था, क्लास में आगे हाथ खड़ा करके बोलता था शो ऑफ के लिए, घर पे जाके पढ़ता नहीं था। आई हैड द पोटेंशियल, बट मक्कारी की और मैं रह गया। होता है कि नहीं होता, ये काम कभी नहीं करना। मेहनत करो, टूट के मेहनत करो, और उसका मजा अलग होता है। लोग मेहनत से डरते हैं, हम जैसे लोग इतने साल तक, आईआईटी की तैयारी की मैंने, 2 बार मेरा आईआईटी में हुआ। पहली बार आईआईटी जोधपुर मिला, वहां गया नहीं क्योंकि पुरानी आईआईटी चाहिए थी, वापस और तैयारी की, वहां से आईआईटी कानपुर गया, 4 साल वहां मेहनत की, फिर प्राइवेट सेक्टर में 3-3.5 साल मेहनत की, फिर यूपीएससी के लिए मेहनत की, फिर आरएएस के लिए मेहनत की। इतनी लंबी जर्नी में बाद में आते हुए भी, और ऐसा नहीं पूरी फेलियर वाली जर्नी है,
खूब सक्सेस मिली मेरे को, लेकिन हर एग्जाम अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। मेरी जर्नी इतनी लंबी है, इतनी सक्सेस है, तो क्या मेरा आरएस भी निकल जाएगा आते ही? यहाँ पे कई बच्चे होंगे जो अपने स्कूल के टॉपर होंगे, कई बच्चे होंगे जो अपनी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि वो गोल्ड मेडल आपका यहाँ पे भी गोल्ड मेडल बनेगा। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप लोग एग्री करोगे, स्कूल का जो टॉपर होता है उसका आईआईटी नीट नहीं निकलता। होता है? जो पीछे रहता है स्कूल में उसका आईआईटी नीट निकलता है। होता है ऐसा, नेसेसरली नहीं है कि जो टॉपर है उसका नहीं निकलेगा, बट इट हैपन सो मेनी टाइम्स। जो कॉलेज का टॉपर है, अच्छे संस्थान में पढ़ लिया, इसका आईआईटी हो गया, उसका यूपीएससी आरएस नहीं निकलता है। एक बच्चा जिसका नीट यूपीएससी नहीं निकला, नीट आईआईटी नहीं निकला, अपने डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया और वह आरएस या फिर यूपीएससी निकल गया। होता है? तो सबसे बड़ी सीख इससे यह है कि आप अभी एज्यूम मत कर लेना कि अपने लिए ऐसा ही आरएस बस की बात है या नहीं है। ये कभी एज्यूम मत करना। पर्सनैलिटी के अंदर हर व्यक्ति का पीक अलग अलग जगह आता है, उम्र के हिसाब से होता है। पृथ्वी शॉ को जानते हो? पृथ्वी शॉ सबसे आगे था, सुमन गिल से आगे था, इन सबसे आगे था। यशस्वी जायसवाल वगैरह कुछ नहीं थे मुंबई क्रिकेट सीन में। पृथ्वी शॉ 14-15 साल की उम्र में पीक किया। कार्नवेल सील्ड के अंदर उसके सबसे हाईएस्ट रन है, 600 कुछ है। सचिन और काम्बली का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अब उसका बताते थे कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन लाइफ, लेकिन वो आदमी पीक ही 16-17 पे ही किया, उसके बाद उसका ढलान आया। और ऐसे कई लोग हैं। सूर्य कुमार यादव पीक कब किया लाइफ में? 32 की उम्र में एंट्री ली उसने। माइक हस्सी को जानते हो? ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े प्लेयर रहे। उनका पीक की टीम में एंट्री उन्होंने 32-33 की उम्र में ली, और जब वो रिटायर हुए तो मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। तो कभी भी डिसहार्टन नहीं होना इस चीज से पैटर्न लगा के कि पास वाला बच्चा पढ़ रहा है, ये 95% लेके आया है कॉलेज में और मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को नहीं पता होता कि आपका पोटेंशियल कहाँ है, खुद को भी नहीं पता होता। पता कब चलेगा? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? आप मेहनत करो। प्लस लीस्ट एक्सपेक्टेड आपसे क्या है? आप मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे, सारे गेम से बाहर हो। मेरे से आज स्टाम्प पे लिखवा के ले लो। मेहनत करते हो देन यू आर इन फॉर अ चांस, तब आप गेम में आते हो। देन फिर और चीजें ऐड करते हो, फिर आपका किस्मत भी काम करता है, सारी चीजें, तब जाके सेलेक्ट होते हो। मेहनत नहीं करना गारंटी है असफल होने की। मेहनत करना आपको एक चांस देता है सफलता का। तो परिश्रम से कभी नहीं घबराना और उसको डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन क्या होता है? एक होता है मोटिवेशन। अभी मैं क्या कर रहा हूं? आप में हवा भर रहा हूं कि आप मेहनत करो। मेरे जाते ही 2 दिन बाद ये हवा निकल जाएगी आप लोगों की। मोटिवेशन कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको पुश नहीं करता है, आपको पुश करता है आपका डिसिप्लिन। जिस दिन आप सीख गए कि ये जो सर डर बता रहे हैं मेरे को कि 7 साल बाद मैं यदि मक्कारी की तो 7 साल बाद जॉब लगूंगा, इससे कैसे बचा जाए, तो आज सर ने बोला वही वाली चीज करूंगा। कल से पूरा रिवाइज करूंगा, हर टेस्ट विद रिवीजन दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, क्लास एक भी मिस नहीं करूंगा। कोई डाउट मेरे को है उसी समय खड़ा होकर पूछूंगा, सारी चीजें जो भी एक रीति नीति से चलती है वैसे करूंगा। वो है डिसिप्लिन। जब मोटिवेशन सोता है तो डिसिप्लिन आपको जिंदा रखता है। डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेशन आपको 2 दिन चलाएगा। इस समय सारे लोग फील कर रहे होंगे कि हमें पढ़ना चाहिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसके अलावा हमारे पास चारा है ही नहीं, तो सारे लोग पढ़ लेंगे क्या? इच्छा मेरी ऐसी है कि आप सब लोग पढ़ लो, चाहता हर कोई है कि आप सारे लोग पढ़ लो, लेकिन जो दुनिया में असलियत है उसको ना आप जुटला सकते हो ना मैं जुटला सकता हूँ। कुछ बच्चे अभी भी कोल्ड कॉफी पीने जाएंगे यहाँ से निकल के, कुछ बच्चे अभी भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे, कुछ बच्चे अभी भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब में बिजी रहेंगे, बेल आइकन और दबाएंगे। हाँ, ऐसा ये काम नहीं करने। ठीक है? ये मेन मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सिलेबस बाद में आता है, पढ़ने का तरीका बाद में आता है, वो तो बताने के लिए बैठे ही हैं सारे लोग, वो तो मैं पूरा बता दूंगा। आपका क्या है, एकदम फ्रेश बैच है, इसलिए मैं ये थोड़ी सी आसपास की बातों में जा रहा हूँ। अदरवाइज बाकी जितने पुराने बैचेज में जाता हूँ मैं सीधा सिलेबस से ही चालू करता हूँ कि असल में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को, आप लोग क्या नए आए हुए हो इस गेम में अभी, तो आप लोगों को सच में पता ही नहीं होता, और जब तक पता चलता है इतने में समय निकल जाता है। और फिर समय का खेल यहाँ पे ऐसा है कि एक बार निकल गया तो फिर बहुत लंबा गेम खेलना पड़ता है।
जो कि नहीं खेल पाते, क्योंकि हम सब लोग सामान्य परिवारों से आते हैं। ऐसा कोई है जिसके घर पे ऑडी कार हो पहले से ही? है क्या ऐसा कोई? अब ऑडी होती तो ऐसा ही बनने क्यों आते? नहीं ना। बहुत सामान्य परिवारों से आते हो। आपके पिताजी कहाँ से पैसे लाते हैं, हर महीने आपको कहाँ से पैसे भेजते हैं, आप लोगों को पता भी है। वो व्यक्ति अपना पेट काट के आपके लिए सब कुछ देता है। जयपुर जैसे शहर में रहने का खर्चा लगता है, महीने का कितना खर्चा? ऑन एन एवरेज 15 से कम किसी का नहीं आता होगा, ऑन एन एवरेज। अच्छी जगह रह रहे हो। कुछ और लोग थोड़ा सा मेरे जैसे कोई जो खाना स्वयं बनाते थे, उनका 10,000 और कितना। लेकिन 10 भी महीने का लाना कितना मुश्किल होता है। एक सामान्य व्यक्ति आज कहीं पे गार्ड की भी नौकरी करता है, कितने पाता है पैसे? 10,000 रुपये पाता है। आप लोग वो सारा पैसा अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बिना आपसे क्वेश्चन पूछे आपको दिए जाते हैं यहाँ पे। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है कि उसके साथ न्याय करें? कुछ चीजें स्वयं के लिए नहीं, किसी और के लिए भी की जाती है। और वो कौन है जिसने आपका आपका सर्वाइवल उन पे डिपेंड करता है, आपकी आइडेंटिटी उस पर डिपेंड करती है। आपने सपने देखे, उनको पंख कौन लगा रहा है? आपके घर वाले। अदरवाइज आप कहाँ से पैसे लाओगे जयपुर जैसे शहर में रहने के लिए? और उसके बाद भी यदि आप मक्कारी करते हो, फिर तो लफड़ा ही लफड़ा है। चौथी कैटेगरी के आदमी हो आप, सीधे आर पार हो जाओगे। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। खैर उन उन लोगों से मेरे को इशू भी नहीं है। उन लोगों को पता है अपना लेना देना नहीं है, तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। फिर इशू है बीच वाले दो लोगों का। पहला वाला तो अपने आप कर लेगा, चौथे वाले को करना ही नहीं है, बीच वाले दो का इशू है। उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पोटेंशियल होता है, कई बार गाइडेंस अच्छा नहीं मिल पाता। मेहनत करने को तैयार है, लेकिन अंधी मेहनत कर रहा है, नोट्स ही नोट्स घोटे जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नहीं, सिलेबस का अभी भी पता नहीं। एक आधी किताब हाथ लग गई कहीं से जिसमें पॉलिटी का सब कुछ दिया हुआ है, अब ये भी नहीं पता कि ये किताब रेलेवेंट है या नहीं है, इसमें जो है उसमें से कितने टाइप से आता है, उनको वो भी नहीं पता है। बस वो अंधी मेहनत किए जा रहा है, और अंत में वो किसको कोसता है? अपनी किस्मत को। अपनी किस्मत ही नहीं है, अपना तो हुआ नहीं यार, अगली बार फिर मेहनत करेंगे। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी इस प्रिपरेशन में जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा सिलेबस वाइज एक दो चीज़ों पे आऊँगा कि कैसे वो स्मार्ट मेहनत करनी चाहिए। कहीं डीमोटिवेट तो नहीं हो गए? हाँ भाई, मेरी आदत है, क्या बनना चाहिए सपने हर कोई दिखाएगा। आरएस बनोगे तो क्या बनोगे, एसडीएम बनोगे तो क्या बनोगे, हर कोई वो बात बताएगा। मैं तो बताता हूँ भाई, सीधी साफ सट बात। मैं तो हमेशा यही सोचता था, नहीं बना तो कहाँ जाएगा बावड़े। मैं तो हमेशा यही सोचता था, ये वापस इन्हीं गलियों के चक्कर काट लेगा क्या? नहीं काटे जाते। अभी तो आप नए नए हो, अभी तो चकाचौंध में घुसे हुए हो। कल देखना, जिन लोगों के साथ आज आप कोल्ड कॉफी पी रहे हो, उनमें से दो निकल जाएंगे सेलेक्ट होके। आप यहीं चक्कर मारोगे। जिन दोस्तियों को आज आप परमानेंट दोस्तियों का नाम दे रहे हो, वो गोपालपुरा से गुजर थड़ी की दोस्तियां यहीं पे रह जाती है, जीवन में साथ नहीं जाती। यहाँ से आप निकलोगे जिस दिन जयपुर छोड़ोगे, या सेलेक्ट होके छोड़ोगे या घर वाले छोड़वाएंगे, किस तरीके से छोड़ना है आपको। सेलेक्ट होके छोड़ोगे तो सारी मेमोरीज अच्छी रहेगी। जिसके साथ आप कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो, वो आदमी आपको अच्छा लगेगा, यार इसके साथ बढ़िया समय गुजारा था, अपन दोनों निकल गए बढ़िया ही बढ़िया। नहीं सेलेक्ट हो पाए तो उस आदमी पे ठीकरा फोड़ोगे, मतलब तूने मेरा समय खराब किया, तेरे चक्कर में मैं ऐसा। ठीकरा फोड़ना है या फिर सेलेक्ट होना है ना, तो डीमोटिवेट नहीं होना। कई बार जीवन में डर जरूरी है, कुछ नेसेसरी डर भी होते हैं लाइफ में। तो मेरा यही तरीका है डरा के तैयारी करवाने का, क्योंकि मैं स्वयं को डराता था, क्या पाल लूंगा, मेरे पास तो सब कुछ था, अच्छा खासा पैकेज था, सब कुछ था, जीवन में था कि प्रशासन में मेरी जगह है, क्योंकि इस तरफ रुचि थी। तो स्वयं को ये डराता था बार बार कि यदि तू नहीं बन पाया आरएएस या फिर यूपीएससी में, तो तू वापस प्राइवेट सेक्टर में जाएगा क्या? सुबह लैपटॉप खोल के बैठा है, उसी पे कुछ ना कुछ गिनती लगा रहा है, आंकड़े लगा रहा है, काम किसी और का है, तेरा इंटरेस्ट है नहीं, पैसे कोई और छाप रहा है, तेरे को सिर्फ एक जो सैलरी मिलती है। मेरे वो रुचि का विषय नहीं था। मेरे पास तो फिर भी ऑप्शन थे। इवन देन मेरे लिए था कि कुछ चॉइस है, समय रहते मैं उसको पालूंगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका बेसिक सर्वाइवल ही जॉब लेना है,
है, हमारे यहाँ की रियलिटी है। जॉब नहीं पाओगे तो कहाँ नौकरी करोगे। और ऐसे कई बच्चे हैं इस समय, इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मार्केट में, इन्होंने सालों साल तैयारी कर ली, पहले तैयारी के अंदर पूरा जोर लगाया नहीं, टाइम पास किया। अब वो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उनसे पार पड़ नहीं रही, और अब वो किसी और जगह के काम के भी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे दिन रात बेचारों ने किताबें चलाई और पेन चलाई, और क्या, किताबें घोटी पेन चलाई है। अब किसी और काम के रहे नहीं वो, कोई भी काम उनको दो थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का, वो उनके जचता नहीं है। शौक ये है कि सुबह उठते द हिंदू पढ़ना है, किसी से जाके डिस्कस करना है यूक्रेन रशिया वॉर, और जब रियलिटी में आते हैं सेलेक्ट नहीं होके, देन वो हकीकत खाती है आपको। और कई लोगों का मिसफिट होने का भी है, नॉलेज इतना है, रिजल्ट है नहीं। एग्जाम साइकिल से निकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बाहर आके रियल वर्ल्ड में अपने कमाने का चालू करते हैं, वहां बोलते हैं यार हमारे लेवल का आदमी नहीं है कोई, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि गाजा हमास क्या है। तो यह काम आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए जरूरी है कि समय रहते सही चीजें फॉलो कर लो। और आप आज जिस संस्थान में हो, इस संस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहाँ से जो पढ़ता है व्यक्ति अपना दिमाग ज़्यादा ना भी लगाए, यहाँ का जो पढ़ाया हुआ है उसको ढंग से पढ़ ले, आपका प्री की मैं गारंटी ले रहा हूँ आज, आप एक भी क्लास मिस ना करो ना, आपके प्री में 130 से ज़्यादा नंबर आएंगे। कट ऑफ 100 से 110 कर लो भले ही। आप कभी भी देख लेना अपने आसपास, 130 वाली रेंज में वही व्यक्ति होता है जो स्प्रिंग बोर्ड का क्लासरूम स्टूडेंट होता है कि नहीं होता है। स्प्रिंग बोर्ड का इसके अंदर सिक्का है। तो एक तो आप सही जगह पे हो, भरोसा रख के, तीसरा आपकी तरफ से एक ही चीज मांगते हैं, तैयार हो क्या परिश्रम करने के लिए, तैयार हो क्या, बस। और दूसरी चीज, इस चीज से कभी नहीं डरना कि हमारे जैसे लोग या फिर पुराने लोग जो दो दो तीन तीन अटेम्प्ट ले रहे हैं वो तो हमसे पहले ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं होता। फ्रेश माइंड की अपनी डायनेमिक होती है, उसका अपना फायदा होता है। आज आप लोग खाली स्लेट हो, ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, पहली बार कोई चीज पढ़ा रहे हैं, ढंग से समझ में आती है, पूरी समझ में आती है, और इच्छा करती है कि इसका और ज़्यादा पढ़ें। मान लो मैं किसी वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर का एक इशू आपको पढ़ा दूं आज, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, दो चार स्टोरी ऐसी ढंग की बताऊं, आपका मन और करेगा। हैं, ये मुशर्रफ कौन था, वाजपेयी मुशर्रफ के बीच क्या हुआ, एलओसी क्या है, पहले क्या हुआ था, ये डिक्टेटर कौन था, 99 का वॉर कैसे हुआ, और रुचि डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि आपको उस विषय का पता नहीं है, और आपके अंदर अभी भी क्यूरियोसिटी है, और जब क्यूरियोसिटी होती है मतलब स्वयं की तरफ से एफर्ट होते हैं कुछ जानने का, तो पढ़ा हुआ भी कंसोलिडेट होता है, वो रहता है आपके पास। लेकिन आपको मौत कहाँ आती है आज, जो फरवरी में आपका 26 जनवरी को बैच चालू हुआ, उसके बाद जो जो चीज़ें पढ़ाई थी वो आज रिवाइज करने में मौत आती है कि नहीं आती है, कितना हालत खराब होती है। क्लास में कोई सर जब चीज पढ़ाते हैं बाद में पूछते हैं समझ में आया क्या, पूरे क्लास से एक स्वर में आता है आ गया समझ। यदि सिर्फ समझना ही शर्त होती तो सारे लोग बन जाते आरएस, सारे लोगों के 60-70 से ज्यादा नंबर आ जाते, प्री के अंदर जो ऑब्जेक्टिव पेपर लेते हैं 140 प्लस आ जाते, आते नहीं क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको समझ में सारा आया और उसके 140 प्लस नंबर लगातार आ रहे हैं? होंगे कुछ लोग, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जिनको सारा समझ में आया, नंबर अभी भी 40-45 आ रहे हैं। फर्क क्या है, जो काम यहां कर रहे हो उसका रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हो बाहर में। तो रिवीजन वहां इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो फ्रेशनेस है उसको अभी से यूज ले लो। सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है फ्रेश माइंड, उसको अभी से यूज ले लो, लगातार रिवीजन कर लो, 1.5 साल में मेहनत करके साइकिल से बाहर निकल जाओ, फंसना मत। एक ही सलाह दूंगा, प्रैक्टिकल सलाह, एक ही चीज मेरे से पूछो कि सर एक चीज बता दो आप हम क्या करें, यही कहूंगा, अभी पढ़ लो, सिलेक्शन लेके निकल जाओ, क्योंकि इस भंवर जाल में फंस गए तो निकलना नामुमकिन है। एक आधा ही कोई निकल पाएगा, ज्यादातर मुश्किल होता है। ठीक है, तो कभी भी डिसएडवांटेज मत समझना आपकी फ्रेशनेस को विद रेस्पेक्ट टू अदर पीपल। मेन तो आपका ये तो प्री और एसआई का बैच है। प्रेपरेशन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, बहुत ही बेसिक बेसिक ब्लॉक बता रहा हूं, जिसका मैंने एक बार नाम लिया अभी पहले। क्या होता है? सिलेबस।
कई बार बच्चों को सिलेबस पता ही नहीं होता, कोई बुक लेके आते हैं, कवर टू कवर उसको पढ़ते रहते हैं, यह भी नहीं पता कि इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे अच्छी बुक कौन सी होती है पॉलिटी की? लक्ष्मीकांत। पढ़ता है आप में से कोई? आप नहीं पढ़ते होंगे, खैर। अदरवाइज भी आरएस के सिलेबस में देखोगे तो जैसे लक्ष्मीकांत में 1 से 5 आर्टिकल, फिर 6 से 12, 6 से 11, और फिर 12 से 35, ये फंडामेंटल राइट के हैं। पॉलिटी पढ़ा दी आपको? अभी नहीं पढ़ाई। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये इंडिया और उसका नाम और उसके राज्यों का, और ये सिटीजनशिप, ठीक है। आरएस के सिलेबस में ये 6 से 11 है ही नहीं। पॉलिटी की कोई भी बुक उठाओगे उस पर आर्टिकल वाइज चीजें आती है। आरएस का सिलेबस देखोगे तो उसमें 6 से 11 वाला सिटीजनशिप वाला है भी नहीं। यदि आप कोई बुक लाते हो और आपको सिलेबस का आइडिया है नहीं, आप उसके गोटे लगाए जा रहे हो 6 से 11 के, और 6 से 11 वाला है भी टफ थोड़ा सा, आप उसको लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। ये काम नहीं करना। ये कब संभव होगा? जब आपको सिलेबस पता हो कि चीजें पढ़नी क्या क्या है, उसकी आउटलाइन तो पता हो। जब आपको पता चलता है कि पढ़ना क्या है, ये भी तो पता हो कि उसको किस डेप्थ तक पढ़ना है, मतलब उसमें से निचोड़ क्या निकाल के लेना है, वो कहां से पता चलेगा? कहां से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पढ़ना क्या है, उसको किस डेप्थ तक पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट में क्या क्या आता है? फंडामेंटल राइट पे तो पीएचडी हो सकती है, बड़ी बड़ी थीसिस लिखी हुई है, इतनी मोटी मोटी किताबें, सारी पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी। क्या पढ़ना है कहां से पता चलेगा? पीवाई क्यू पे, सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है, सिर्फ प्री और एसआई तक ही रखूंगा मैं, इसकी प्रैक्टिस। ये सेम चीज हो गई, और लगातार उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम क्या होता है पता है? यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपका एग्जाम है, मान लो आरएस प्री का एग्जाम आ गया, यदि आप उसी दिन जाके पहली बार दिमाग लगा रहे हो, उसी दिन जाके पहली बार गोले भर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप गारंटी ले रहे हो कि मैं सफल नहीं होऊंगा। कोहली को देखा है आपने? कोहली कितनों का फेवरेट है? कोहली का सबसे फेमस शॉट कौन सा है? कवर ड्राइव। तो कोहली क्या हफ्ते में 2 कवर ड्राइव जो मारता है, सिर्फ मैच में ही मारता है क्या? नहीं मारता ना। कोहली प्रैक्टिस में कितने कवर ड्राइव मारता है? कम से कम दिन में 100 कवर ड्राइव मारता होगा प्रैक्टिस सेशन में, कम से कम। बाकी तो जितने मारता है उतने मारता होगा। और बचपन में उसने कितने कवर ड्राइव मारे होंगे? अब कोहली के लिए मैच क्या है? एक एग्जीबिशन है, एक शॉट जिसको उसने परफेक्ट कर रखा है भयंकर तरीके से, आज उसके सामने वो मंच सजा हुआ है, और उसके लिए वो एग्जीबिशन है। और एग्जीबिशन भी कैसे होता है बड़े प्लेयरों का? कोहली को सोचना नहीं पड़ता कि ये बॉल यहाँ आ रही है, अब इसको ऐसे मारूंगा। उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि उसे पता है इस स्लॉट में बॉल आएगी, मसल मेमोरी अपने आप एक्टिव होती है, पैर एक अपने आप आगे निकलता है, कंधा अपने आप आगे आता है, और बैट लो में निकलता है। होता है कि नहीं होता? वो होती है प्रैक्टिस। यदि आप समझ के जा रहे हो कि पूरा टैलेंट मैं एग्जाम में जाके दिखाऊंगा, तो आप घर ही बैठ जाना। मैं कह रहा हूं आप में किसी का कुछ नहीं होना। आज आप यहाँ मेहनत करो, आपके लिए ये प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं इस समय। जो मंडे को टेस्ट होता है वो क्या है? आपका प्रैक्टिस मैच है। उसको ईमानदारी से नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आपका मोहम्मद शमी शॉट लगाता है, कवर ड्राइव शमी भी लगाता है, लगाता कि नहीं लगाता? मन उसका भी होता है, लेकिन उसके गैप रह जाता है इतना, पैड और बैट के बीच बॉल जाती है सीधी मिडिल स्टंप बाहर। लेकिन बाउंसर फेंकना हो तो कोहली से अच्छा कौन फेंकेगा? शमी फेंकेगा, क्योंकि प्रैक्टिस में शमी क्या फेंकता है? बाउंसर, बम्पर फेंकता है। और कोहली क्या मारता है? कवर ड्राइव। तो आप प्रैक्टिस में यदि नहीं करोगे, गोले भरने की मेहनत ईमानदारी से रिवाइज करके नहीं करोगे, तो क्या करोगे आप? वही काम करोगे, पंखा देखोगे वहां बैठ के, आधा घंटा आएगी नींद, 3 बार जाओगे पानी पीने, और बगल वाले की गलती से देख ली पेपर या कॉपी, इसमें वो टिका हुआ है 2.5 घंटे से, टेंशन और होगी। और जैसे ही बाहर निकलोगे पापा का कॉल और आ रहा है, हाँ बेटा किसको कोई पेपर, फिर
इमेजिन मत करना इस चीज़ों को, मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको फेस ना करना पड़े। समझ में आया? पीवाई क्यू कहाँ से निकालोगे? बहुत सारी कुंजी आती है, आरपीसी की वेबसाइट पे पड़े हैं, उस चीज़ को कर लेना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? पीवाई क्यू तो है ही, और यहाँ पे जितने टेस्ट होते हैं अंधे होके बिना दिमाग लगाए आपको समय पे देने हैं। टेस्ट कभी मिस नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तैयारी करता था लास्ट में 3 महीने मेंस की, तो मैं तो अपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज डिवीजन है मेरी, वहाँ पे एक दो लोग हैं उनसे अच्छी दोस्ती है। मैं तो यहाँ टेस्ट होता था इसके इतर भी जाके पुराने पेपर लाता था और उसको लिखता था। किसके लिए लिखता है? ऐसा तो है नहीं कि अपने पास सोशल मीडिया है नहीं चलाने को, अपने पास है नहीं गोल्ड कॉफी पीने वाले, खूब थे। लेकिन पता है कि इन 3 महीनों में मेरा एक ही काम है, एक ही काम है कि जो काम मेरे को करना है, और लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है। सबसे बड़ी गलती आप कहाँ करते हो पता है? आप इस एग्जाम को जैसे 10वीं का एग्जाम था, 12वीं का एग्जाम था, उस तरीके से ले लेते हो। लेते हो कि नहीं लेते हो? गलती से ले लेते हो। मंडे को टेस्ट होता है उसको भी आप वैसे ही ले रहे हो कि जैसे आपका 7वीं क्लास का कोई टेस्ट हो रहा है वैसे ले रहे हो। अरे नहीं दिया तो अरे छोड़ दे, बलन दे, अपने नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगला दे लेंगे। ऐसा सोचते हो ना, कई बार सोचते हो। आप भले यहाँ ना भरो, मैं आपकी जगह बैठ चुका हूँ। ये मक्कारियाँ मैंने भी की है, मेरे साथ में भी कई लोगों ने की है। किस्मत है कि हम समय रहते संभल गए। मैं अपनी गलतियों से बता रहा हूँ, ये जो विपत्त आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ बीतते बीतते बच गई और मेरे साथ वालों के साथ बीत चुकी है, इसलिए आपको उसमें नहीं करना। तो टेस्ट पेपर विदाउट फेल, और देना ऐसा नहीं कि सिर्फ गोले भरने हैं, विद प्रॉपर रिवीजन, ये मेन चीज करनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, लिटरली आपको कुछ भी नहीं करना। और हिंदी के अंदर आपको जैसे पढ़ाई जाएगी, हिंदी, हिंदी का अच्छा खासा पोर्शन आता है एसआई के अंदर, तो इसके अंदर जो जो भी कुंजियां हैं उनको हमेशा पढ़ना है। लैंग्वेज का पेपर होता है वो कभी भी बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा जाता। कई बार होता है ना कि आज मैं राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करूंगा, राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन आज आप बैठ के कर सकते हो प्रॉपर एक स्पेशल सब्जेक्ट बना के। ये सोच के बैठे हो कि आज मैं हिंदी का रिवीजन करूंगा, नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ आपका एसोसिएशन है तो आप सीख जाओगे। कई बच्चों को इश्यू होता है अंग्रेजी नहीं आती। अरे तो अंग्रेजी के आप नजदीक भी नहीं जाते हो, अंग्रेजी आएगी कहाँ से आपको? एक मंदबुद्धि भी होता है, उसको भाषा तो आती है ना। देखा होगा आदमी जिसको बोलना तक नहीं आ रहा, लड़खड़ाता है, सोचना नहीं आ रहा, बोल वो भी लेता है, मुझे खाना चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसको किसी ने सिखाई थोड़े है भाषा, उसका मोटर नहीं काम कर रहा लेकिन उसको भाषा आती है। भाषा वो चीज है जिसके साथ आप जुड़े रहोगे। अपने यहाँ पे कई लोग होते हैं बाहर काम करने जाते हैं, उनको मारवाड़ी आती है, हिंदी आती नहीं है, सीधी अंग्रेजी आती है। होते हैं ऐसे लोग, तो हिंदी के वो टच में नहीं रहे, अंग्रेजी के टच में चले गए, किसी फैक्ट्री, गोरी फैक्ट्री में काम करते थे गोरों की, अंग्रेजी सीख गए। सेम भाषा के साथ है। तो आपको जब हिंदी पढ़ाई जाए यहाँ पे, तो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि पर डे हिंदी को जो भी समय आप डिसाइड करो, लगभग 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, और एसआई के अंदर तो हिंदी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हिंदी का अपना एक पेपर होता है, तो पर डे इसकी तैयारी करनी है। बाकी सब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट नहीं करना है कि एक दिन बैठ के रिवीजन करेंगे। तो मेन ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये तो मैंने डरा दिया आपको, भली चीज़ भी बताऊं होता क्या क्या है, कि आप बनोगे तो क्या क्या बनोगे। और ये मेरी अपनी फील है पिछले 4 महीनों की और उससे पहले भी जितनी भी सफलताएं वगैरह मिली। डिमोटिवेट हो गए क्या सारे? इतने सीरियस हो गए? मैंने सीरियस इतनी क्लास जीवन में नहीं देखी। हाँ, डरा दिया क्या ज़्यादा मैंने? ऑनेस्टली बताना, क्योंकि हमारा फीडबैक जाता है आज से आगे मेरे को क्लास नहीं देंगे, बोले ये टाबरों को डिमोटिवेट करके आ गया, बोले नहीं पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे, आरएस, नहीं पढ़ोगे तो आरएस बन जाओगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये नेसेसरी था और मैं रिस्क लेता हूँ क्लास में ये वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा फीडबैक आप में से कोई क्या देगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर वो स्पार्क नहीं होती है,
उन लोगों को सच में पता नहीं होता है लाइफ में क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। आपको अभी भी नहीं पता कि आप जो एक्शन अभी ले रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। उसकी कॉस्ट है आपका पूरा करियर, और उसका बेनिफिट क्या है थोड़ा सा भी आप। और सबसे ज़्यादा मतलब पर्सनल साइंस में और चला जाता हूँ, सबसे ज़्यादा इशू कहाँ आता है आप लोगों को तैयारी में कि एक या दो दोस्त ऐसे पाले हुए हैं जो जिगरी हैं मेरे। मैं पढ़ने बैठा, उसी समय आके बोलता है चाय पिएगा, ऐसा। यहाँ अखबार खोलने बैठा, बोले चाय पिएगा, सारा आज ही पढ़ लेगा, चल ले रे यार थोड़ा सा। ऐसे लोग होते हैं। और आप उस मॉरल प्रेशर में मरे जाते हो यार, सुनील को मना करूंगा तो। एक सुनील ही तो है मेरा जो मेरा सुख दुख जानता है। हाँ, आप उस प्रेशर में मरे जाते हो दिन ब दिन। फिर बोलते हैं, बोले अरे यार आज ही तो सर ने बताया था, सर ने आज ही तो मेरे मोटिवेशन दिया था, आज पढ़ने बैठा हूँ। सुनील अभी भी शेष नाग की तरह ऊपर। चल यार चाय पीने चलते हैं। क्या? हाँ होता है। मैंने तो बार बार कहा, असली दोस्त वो है। असली दोस्त कौन है? मैं कह रहा हूँ सुनील को आप मना कर दो आज कि सुनील आज पढ़ूंगा मैं, आज भाई की बात मान जा, आज छोड़ दे मेरे को बस। यदि सुनील उस चीज को समझता है तो है सुनील आपका दोस्त, कि सुनील ने आपको दिया आधा घंटा। यदि सुनील नहीं समझता है, सुनील बोलता है यार तेरे को चाय का ये बोला और उसमें भी तू नाटक कर रहा है, अपने दोस्ती खत्म। तो सुनील आपका हितैषी है कि नहीं है ये बताओ। एक सुनील जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, आपको आधा घंटा नहीं दे सकता आपकी दोस्ती के लिए, तो वो सुनील कल जाए तो आज चला जाए। उस सुनील को फ्री कर दो, ठीक है? उस सुनील को फ्री कर दो, ठीक है? मॉरल प्रेशर में नहीं आना दोस्ती के। और एक समय के बाद दोस्त वो होते हैं, और लिटरली कह रहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी कितनी आवश्यक होती है। मेहनत कर भी रहे हो सारी, क्लास में लगातार आ रहे हो, लिख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सारी चीजें, फिर आपने 2-3 घंटे सुनील के लिए रख रखे हैं। बोले यार सुनील को देने ही देने हैं, क्योंकि सुनील आपको अच्छा फील करवाता है। लेकिन सुनील आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है। आपको कई बार बच्चों को होता है ना, सर पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, सुबह से शाम घोटा सर, आधा घंटा आप मेरे से पूछ लो, मैं अभी आपको बता दूंगा सर, 2 दिन बाद मेरे वो पूरा 0/0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुनील की वजह से होता है। आप सही जान गए। सुनील आपसे ऐसी ऐसी बातें कहता है, आपसे ऐसे ऐसे काम कराता है सुनील कि अब उसमें सारे काम आ जाते हैं। सुनील आपसे चाहता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें, आपको जाना पड़ता है। सुनील आपको कोई टिप्स भी देता है कई बार टाइपिंग प्रैक्टिस के। हाँ, क्या यहाँ सुनील सुनील ही है क्या? नहीं, सुनील एक नाम है बस, मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई नहीं रहा, सिर्फ एक इंडिकेटिव नाम है। कोई सुनील ऑफेंस मत लेना, सुनील पूरी जमात ऐसी नहीं है, अच्छे सुनील भी होते हैं, ठीक है? वो काम नहीं करना। मेन इंपॉर्टेंट मैसेज यही दे रहा हूँ, डिस्ट्रैक्टेड माइंड कैसे काम करता है। आपको लग रहा है कि आप 6 घंटे पढ़ के आ गए, और उसके बाद मान लो आप आईपीएल चल रहा है, जैसे आईपीएल पे सट्टा भी लगा रहे हो, आप यही कह रहे हो कि चलो 1 घंटा है, 1 घंटे में लगा देता हूँ, 100 लगाए हैं, 150 हो जाएंगे अपने, 50 जेब में। लेकिन यदि आप सट्टा लगाते हो आईपीएल पे, तो वो आईपीएल का सट्टा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तो लगाना नहीं चाहिए, उससे कहीं कुछ नहीं मिलता। सट्टे से आज तक कोई नहीं आबाद हुआ। सट्टे में सिर्फ एक आदमी जीतता है, बाकी दुनिया बस उसको जितवाती है। और आप में से कोई भी, या फिर छात्र जीवन में से कोई भी वो एक आदमी है नहीं। तो सट्टा आपको लील के जाएगा, पहली चीज। फिर भी कोई एक ऐसी एक्टिविटी करते जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को करना क्या है, यूपीआई करने हैं 100 रुपए, मैच तो अपने आप खेल ही रहा कोहली, अपने 100 के 150 अपने आप हो जाएंगे। लेकिन फिर आप उस मैच को देखते भी हो, उसकी चिंता में भी जीते हो, गलती से 100 का 150 हो भी गया, तब उसको उड़ाने की जल्दी है आपको। और 100 का 150 नहीं हुआ, तो 100 का वापस 100 बनाने के लिए 200 लगाओगे। होता है? ये काम नहीं करने।
इसके जैसे और भी कई काम है, पत्ते खेलते हो मान लो, या फिर फालतू में घूमने जाते हो, ये सारे काम नहीं करने। आपने जो पढ़ा है ना 8 घंटे, वो सारा धूड़ हो जाता है उसी समय, वो सारा पानी में मिल जाता है। आप मान के अभी भी चल रहे हो कि 8 घंटे में पढ़ लिया, 1 घंटा तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, तो आप 1 घंटा डिजर्व करते हो, कोई अच्छी किताब पढ़ लो, कोई नॉवेल पढ़ लो, हो सके तो आप अपने रूम में बैठ के अच्छी मूवी देख लो स्वयं, अच्छी अच्छी मूवियाँ खूब है। हो सके तो कोई अच्छे व्यक्ति की टॉक सुन लो, हो सके तो अच्छा म्यूजिक सुन लो, हो सके तो जीवन के बारे में सुनील से बात कर लो कि सुनील ये जीवन है, ये लाइफ है, ऐसा। अच्छा सुनील है आपकी लाइफ में तो सुनील रहना चाहिए, तिकड़मबाज सुनील है तो वो सुनील बाहर जाना चाहिए। वैसा सुनील ग्रहण की तरफ बैठा हुआ है आपकी लाइफ में, और आप में से कईयों को पता ही नहीं चल रहा। और ये सलाह सुनील के लिए भी है कि भाई तू भी पढ़ ले, अन, अनिल का जीवन बर्बाद मत कर, क्योंकि मेरे लिए तो अनिल और सुनील दोनों बराबर है, मास्टर के लिए तो। ठीक है, ये चीज़ कभी नहीं करनी है आप लोगों को। ये मेन मेन मोटी मोटी चीज़ें हैं, इसके बाद एक आधी थीम और रहेगी तो वो पिक करूंगा। आपकी तरफ से जो भी डाउट है, ये तो वन वे कम्युनिकेशन था अभी तक, असली शंकाएं तो अब आएगी, तो हो उल्लड़ नहीं करना, शांति से बैठे रहोगे, एक एक करके माइक आएगा, जिसके जो डाउट है जीवन के विषय में, तैयारी के विषय में, वो पूछेंगे। ठीक है, और ये आपकी शंकाएं अब आएगी, तो मेन तब आप रिलेट कर पाओगे। अभी तो आप ऊपर वाली बातें ही आ रही है, मिसाइलें आ रही है अभी तो आपके। ठीक, जिसके जो जो डाउट है हाथ खड़े करके माइक आप तक आ जाएगा, पूछ लें वो। किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे बाकी क्लासों में हम जाते हैं तो हमें रोकना पड़ता है बच्चों को, यार अगली क्लास चालू हो रही है, डाउट मत पूछो अभी। ऐसा काम नहीं करना, जिसके जो डाउट आ रहे हैं पूछ लें। बातें नहीं, ये मरमरिंग साउंड ये अच्छा नहीं है। हेलो जी सर, जब पेपर देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो मतलब बताते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो उसका क्या रोल रहता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ चलो, इससे प्री वाला पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, हाँ यही सर। वो वाली चीज मैं एक बार बता दूंगा आपको। प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास में आपको जो आज पढ़ाया है वो वैसा का वैसा हमेशा सीधा निकल के आ जाएगा। ये वो चीजें होती है जिसमें एक्यूरेसी होती है आपकी 100%। मान लो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है आपके, उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको पूरे में से पूरे आते हैं। इसका आंकड़ा है सीधा सीधा, पूछ ले राजस्थान में साक्षरता क्या है, पता है इतनी इतनी है, वो 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। अंत में आपको नंबर जोड़ने हैं 90 से 100 क्वेश्चन होंगे सही सही, उसमें से नेगेटिव को इंक्लूड करते हुए भी। वो एक्यूरेसी आती है जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आपको ब्लर आइडिया है, जैसे मान लो ज्योग्राफी में आएगा राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी कैपेसिटी का पोटेंशियल कितना है, 142 गीगावाट है। अब वो ब्लर है, कुछ ना कुछ बोला 140 वाला था कुछ ऐसा। फिर आप क्या करते हो, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, और वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है जो आपको, जो श्योर आपके 60 से 70 क्वेश्चन है, लेकिन अंत में कट ऑफ आपको 100 क्वेश्चनों में पार करनी है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहां से काम करता है कि आपने जो पूरा मेहनत से नॉलेज लिया है उसमें से एग्जैक्ट तो 60-70 नंबर का याद आ रहा है, बाकी चीजों का ग्लिम्सेज आ रहे हैं कि कहीं पढ़ा था 140 जैसा कहीं कुछ था, तो उसको यूज करते हुए आप रिस्क लेते हो, वहां पे ये काम आता है। ये होना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो उनको आते हैं? कितने लोग हैं ऐसे वो जो 100% एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं? कितने बच्चे हैं, हाथ खड़े करना ईमानदारी से। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो तुक्के भी मारते हैं? फिर आप तुक्के कैसे मारते हो? तुक्के मारने चाहिए, लेकिन तुक्के मारने की कला होती है, तुक्का मारना गलत नहीं है, तुक्के मारने की कला होती है। आप बैठ जाओ आराम से, मैं एक बार प्री पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो बता देता हूं, गणित बता देता हूं पूरा। जैसे नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3। मान लो
4 क्वेश्चन ऐसे इसमें आपने तुक्के मारे हैं, और तुक्के भी कई टाइप के होते हैं, फिर भी 4 क्वेश्चन ऐसे जिसमें तुक्के मारे हैं और आपकी किस्मत ठीक ठाक है। लेट्स सपोज एक सही हो गया इसमें से, तो क्या गणित रहेगा? 3 गलत है, 0। तुक्का वो चीज होती है जो आपका आता नहीं है, जो आपने रिस्क लिया है। ठीक ठाक किस्मत रही, एक सही हो गया, तो उस एक ने क्या किया कि जो ये रिस्क था 3 का, उसको ढक दिया ना। आपके घाटा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कई बच्चे और खासकर माता पिता ऐसी सलाह देते हैं, बेटा जो आए वही करके आइए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरे पिताजी आज तक बोलते हैं मेरे को जो आए वही करके आइयो, जो नहीं आए उनको छेड़ियो भी मत। वो सलाह नहीं माननी। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा भयंकर है, यदि आप सिर्फ उस पर रिलाई करोगे जो आपको 100% आता है, तो आप गेम से बाहर रहोगे। तो तरीका ये होता है कि रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क किन चीजों का लेना है? क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन तो वो है जिसके बारे में आप 100% श्योर हो। इसमें से कुछ वो भी होंगे जो आपको लग रहा है कि इसका आंकड़ा 70% है। मान लो साक्षरता कितनी? 70% है। आपको 100% पता है, लेकिन वो 70% गलत है। तो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो क्वेश्चन भी जो इसका आपको भ्रम है कि इसका 70% है, लेकिन है नहीं। तो इसमें से भी कुछ नेगेटिव जाएंगे ना। सेकंड वो होते हैं जिसका आपको थोड़ा सा आभास है, मतलब ब्लर्ड आइडिया है कि ऐसा कहीं कुछ होता है। एक टर्म पूछ ली, मान लो गवर्नर है, आएगा पॉलिटी के अंदर, या फिर राजस्थान हिस्ट्री में है, मान लो कहीं का राजा है कोई अनूप सिंह, मेरी हिस्ट्री कमजोर है, इंडिकेटिव यूज कर रहा हूं। कहीं का राजा है अनूप सिंह, आपने सुना है अनूप सिंह कहाँ का राजा है? बीकानेर के राजा है। और मंदिर दिए हुए हैं नीचे 4। अनूप सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया? आपको अनूप सिंह का पता नहीं है कि कौन से मंदिर बनवाए, लेकिन ये पता है कि अनूप सिंह राजा बीकानेर का है, और नीचे 4 मंदिर से आप आइडिया लगा रहे हो। गलता जी बीकानेर में नहीं है, गोविंद देव जी यहाँ नहीं है। ऐसा करके लास्ट में एक आधे पे आते हो। ये भी क्या है? आपका इनडायरेक्ट तरीका है आंसर निकालने का। अनूप सिंह जी ने कौन सा मंदिर बनवाया आपको अभी तक नहीं पता, ना आपने लाइन पढ़ी, लेकिन आपको ये आइडिया रहता है। तो ब्लर आइडिया है उस क्वेश्चन के बारे में। तीसरे होते हैं जो एकदम बाउंसर होते हैं, इसका कुछ नहीं पता। ऐसा चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है बीकानेर में, नहीं पता आपको। जाम्बिया का प्रधानमंत्री कौन है? अभी इलेक्शन हुए रिसेंट, उसमें जाम्बिया का प्रधानमंत्री कौन बना, पता है क्या आपको? नहीं पता। चारों नाम एक जैसे ही उसमें। तो ये जो होती है पहली कैटेगरी, ये आपको अटेम्प्ट करनी है 100%। ठीक है? ये जो बाउंसर होते हैं ये अटेम्प्ट नहीं करने हैं, और ये कैटेगरी बहुत कम होगी। 150 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, वहां पे भी जाओगे तो आप 150 में से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो निरे बाउंसर होंगे, इसके बारे में आपको टांग पता है ना पूंछ पता है, चारों क्वेश्चन एक जैसे है। ये वाले अटेम्प्ट नहीं करने। बीच में एक कैटेगरी आती है जहां पे आपको पेपर मैनेजमेंट के सेंस में या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड कह रहे हैं, वहां दिमाग लगाना है। 2 में तो फ्री हो गए। जो बीच वाली कैटेगरी है उसमें से भी कैसे मैनेज करना है। कई क्वेश्चन में से ढंग से दिमाग लगा के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने। जैसे वही जयपुर में ये मंदिर है तो बीकानेर में हो नहीं सकता, ऐसे करके 2 एक ऑप्शन में पहुंच गए। यहां आके आप एक तुक्का लगा सकते हो, यहां पे तुक्का अलाउड है। ठीक है? यदि आप कट ऑफ करके 2 ऑप्शन पे आ चुके हो, यहां तुक्का अलाउड है। यहां तुक्का भी अपने से लगाना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से आप एक ऑप्शन पे भी पहुंच जाओगे। ऑप्शन एलिमिनेट करते करते इनडायरेक्ट तरीका लगा के इधर उधर से एक ऑप्शन पे पहुंच गए। इसमें से तो एक ऑप्शन लगाना ही लगाना है। एलिमिनेट करके 2 में कंफ्यूज हो गए, यहां पे भी तुक्का लगाना है, क्योंकि किस्मत इतनी तो खराब होगी नहीं कि 4 में से एक भी सही नहीं हो। और यदि आपका ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये वो है जिसमें एग्जैक्ट आपको नहीं पता। अनूप सिंह के बारे में थोड़ा बहुत अभी भी पता है, मंदिरों का अभी भी थोड़ा पता है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन अनूप सिंह का सही हो जाए, लेकिन जगत सिंह का सेम क्वेश्चन होगा, वो चांसेस है कि सही हो जाएगा।
तो आपको तुक्के यहां पे लगाने हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ और 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो ये तुक्का कब लगाना है? पेपर देख के कि अभी तो 150 में से मेरे 70 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो सारे काम कर लिए, ये सारा काम कर लिया, अभी भी 150 में से 70 ही अटेम्प्ट करके आया हूँ, फिर तो इनको भी लगाने हैं, क्योंकि 70 अटेम्प्ट करोगे तो पता है गेम से बाहर ही हूँ, कट ऑफ ही 101 जाती है। वो काम नॉर्मल सेंस में ये काम नहीं करना है, ठीक? ऐसा एक ये चीज हो गई। एक पेपर को अटेम्प्ट कितना करना है ये डाउट रहता है आपके मन में कि कितने क्वेश्चन करने हैं, मतलब तुक्के कहाँ तक लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 का था, उसमें लगभग 65 के करीब कट ऑफ थी आरएस प्री की। 2018 में लगभग 74, और 2021 में जिसमें हम सेलेक्ट हुए थे 84, और इस बार कितनी? ये लफड़ा हुआ था कई लोगों के साथ। पॉइंट मेरा ये है, कभी भी कितना अटेम्प्ट करना है उसमें क्वेश्चन या फिर नंबर की रेंज डिसाइड करके अटेम्प्ट नहीं करना है। इस बार इशू कहाँ हुआ, अच्छे अच्छे लोग क्यों रह गए? उन्होंने यही निकाला 65, 75, 85, 95, भाई तेरा 100 करके आ जाएगा। वो उन्होंने 100 टारगेट किया था, ठीक? 100 टारगेट किया तो ऑब्वियसली 95 तक ही आएगा, 90, 95, 100 में 100 आने से रहे, वो फिर रह गए। पेपर कभी भी रेंज डिसाइड करके अटेम्प्ट नहीं होता। पेपर हमेशा अटेम्प्ट होता है आपकी तैयारी कितनी है और आप में पोटेंशियल कितना है उसके हिसाब से। आपकी तैयारी ही इतनी भयंकर है कि आप 125-30 नंबर के आसपास अटेम्प्ट करके आ सकते हो, तो अटेम्प्ट करना चाहिए। उस दिए गए पेपर को कितना निचोड़ सकते हो आप ढंग से, उतना अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, गोली मारो। सेकंड चीज, पिछला एक तुक्के वाला भी बताया मैंने, तुक्के आप लगाते हो, तुक्के ऐसा नहीं कि अंधे तुक्के लगाते ही जाना है, 6 महीने हो गए भाई तुक्के लगाए जा रहा है, ऐसा नहीं। जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो उसमें 2 कैटेगरी से आप क्वेश्चन करते हो। पहला हो गया 100% जो आपको पता है, दूसरी कैटेगरी ये तुक्का कैटेगरी हो गई, इसकी एक्यूरेसी कितनी है वो हर पेपर के बाद आपको आके निकालनी है कि तुक्के मार रहा हूं, पॉजिटिव में कुछ जा भी रहा है नहीं जा रहा। मैं हमेशा करता था, जिसके अंदर भी मैं तुक्का वगैरह लगाता था उसको रेड पेन से या फिर जो भी आपका मार्कर लगा के स्टार मार्क करके रख देना है। उन सारे क्वेश्चनों का अंत में जोड़ करना है कि पॉजिटिव में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। कई ऐसे है जो मेरे उल्टे गड्ढे में ही जा रहे हैं, फिर भी बोले सर ने बताया था तुक्के मारने जरूरी हैं, वो काम नहीं करना, ठीक? तो पहले आपको ये देखना है कि तुक्के की एक्यूरेसी क्या है। यदि आपकी एक्यूरेसी ढंग की है, और मेरी तो हमेशा एक्यूरेसी ढंग की आती थी, ढंग की तभी आएगी जब पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होगा। क्वेश्चन हो सकता है आउटसाइड आया हो, तो तुक्के के थ्रू उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। तो ये वाले काम तभी करने हैं। और जब आपको लग रहा है कि अपना तुक्का आपको पॉजिटिव देके जा रहा है, तो कैसे मैं जितना भी मेरे को नॉलेज है उसका यूज करते हुए उस पेपर को निचोड़ सकता हूं, ये वाला काम करना है। यदि ये काम करोगे तो इस इश्यू में फंसोगे नहीं 95 वाले में। और यदि रेंज डिसाइड कर ली, इस बार भी कई बच्चे रेंज डिसाइड करके जाएंगे 110 वाली, उसमें मारे जाएंगे, आपको नहीं पता। कट ऑफ 115 भी जा सकती है और कट ऑफ 101 से 90 भी आ सकती है, डिपेंड करता है पेपर का नेचर कैसा है। तो हमेशा जो पेपर है उसको इज्जत देना और अपनी तैयारी पोटेंशियल से करना, और साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आता है कहाँ से, आपकी संपूर्ण तैयारी से, जो क्षैतिज तैयारी बोलते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल नॉलेज बोलते हैं। उस टॉपिक का एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन उस व्यक्ति के बारे में आसपास सब पता है, उसका यूज करते हुए आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, अंत में तुक्का मारते हो, उसकी एक्यूरेसी ढंग की है तो आपको नंबर देके जाएगी। तो ये गणित है। तुक्का मारना गलत नहीं होता, क्योंकि एक भी तुक्का सही हुआ तो अगले 3 को वो कवर करता है। यदि 4 क्वेश्चनों में तुक्के मार के कुछ नहीं बिगड़ा, इतना अच्छा नॉलेज है, तो तुक्का गलत नहीं है। तो ये मेन हो गया तरीका पेपर अटेम्प्ट करने का, और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आप कह रहे हो उसका। और कोई प्रश्न हो?
सर आप बता रहे हो कि आपने 4 साल तक आईआईटी कानपुर से बीटेक किए है जो, तो सर आप तो 4 साल टेक्निकल पढ़ के आए हो सर, तो उसके लिए तो गेट, पीएससी और आईएएस भी एक मतलब बताया, तो आप आईएएस और आरएससी क्यों चूज किया? क्यों चूज किया? ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया, फिर भी मैं बता देता हूँ। बैठ बैठ जाओ आप आराम से। इंटरेस्ट वाली बात होती है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको थानेदार ही बनना है, कुछ थे ना ऐसे, बोला एसडीएम से कोई लेना देना नहीं है, अपने अपने को वर्दी चाहिए। क्या मोटिवेशन है उनका उसके पीछे? क्योंकि वर्दी का फैसिनेशन है कि नहीं? वैसे मेरा था प्रशासन के लिए फैसिनेशन। मेरी हॉबी क्या है पता है किसी को? हाँ, हाँ, कुछ लोगों ने मेरे देखे हुए इंटरव्यू, मेरी हॉबी है पाकिस्तान के आंतरिक मसलों के बारे में पढ़ना। ये हॉबी है मेरी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में इतना इंटरेस्ट था कि एक समय के बाद वो पागलपन की हद तक जाके हॉबी बन गया। मैं छोटा था तब अखबार पढ़ता था, 6-7 साल का था मैं, वाजपेयी जी की पूरी कैबिनेट, उसके मिनिस्टर, उनके पोर्टोफोलियो, सब कुछ नाम याद थे मेरे को। अखबार पढ़ने की वो रुचि थी। पिताजी बीबीसी रेडियो सुनते थे, मैं उनके साथ और पढ़ता था। धीरे धीरे रुचियां कॉलेज में जाके और ऐसी डेवलप हो गई कि अंत में ऐसा लगता था कि प्रशासन, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस और लोगों के साथ जुड़ाव, मेरा नेचर ऐसा ही है कि लोगों के साथ जुड़ना, उनसे बातें करना, और अंत में यदि उनके काम आ पाए मेरा स्किल सेट प्रशासन में, वो ज़्यादा। गणित मेरी अच्छी थी हमेशा से, कमा भी मैं अच्छा रहा था, सब कुछ अच्छा था, स्किल सेट मेरा और अच्छी जगह लग सकता था, लेकिन मन उस स्किल सेट के साथ बैठता नहीं था। मन यहाँ बैठता था, यहाँ का भी स्किल सेट था। मन में ये था कि जब तक तू कर सकता है तैयारी, प्रशासन में जा सकता है चला जा, अदरवाइज जीविकोपार्जन के लिए तो एक जगह और है। तो आईआईटी में जाना, आईआईटी में तो पापा ने भेजा, मेरा दिमाग चलता नहीं था तब, लेकिन आईआईटी से कहाँ जाना है आगे, वो मेरा अपना डिसीजन था। और उसके अंदर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी कौन सा, प्रशासन में आने का, जन सरोकार के मुद्दों से रूबरू होने का, और लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव अंदर से आता है, कहने के लिए नहीं। ये फर्क है। ठीक है, कोई और हो तो। सर ये जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए और कौन से रटना चाहिए, जैसे रटने का कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ रटने के होते हैं, तो सर वो रटने वाले सब्जेक्ट कौन से और समझने वाले सब? ये वाली चीज क्या? जैसे मैंने किसी से पूछा कि कैसे समझ के पढ़ो या कैसे, तो बहुत सारे बोला कि तू तो रट, बस रटेगा तो ही तेरे को याद होगा, बाकी तो ऐसे तो याद नहीं कर सकता। और जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स समझने की चीज है, जैसे ऐसे। बैठो बैठो, मैं समझ गया। देखो, एक चीज होती है रटने वाली, और दूसरी आप कह रहे हो समझने वाली। यदि समझे बिना कोई रट रहा है तो क्या होगा? आपकी मेमोरी होती है लिमिटेड। राजस्थान हिस्ट्री तो लोड कर लोगे, लेकिन इकोनॉमी लोड करने के लिए हिस्ट्री को अनलोड होना पड़ेगा, ऐसा। और राजस्थान हिस्ट्री से निकाल लोगे क्या पेपर? इकोनॉमी से निकाल लोगे क्या? सिर्फ इकोनॉमी से? सारी चीजें चाहिए ना। तो पहले तो समझना जरूरी है। तरीका क्लास में पढ़ने का क्या होता है, सबसे पहले आप लोग क्या है कि ज्यादातर सिर्फ नोट्स छापने की फिराक में रहते हो। नोट्स भरी पड़ी है दुकानों पे, मेरे से ले जाना, मेरे पोथे वही सेम पड़े हैं, और अच्छे नोट्स होंगे, आपसे तो अच्छे लिखे हुए हैं मेरे। कमी नोट्स की है क्या? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नोट सुलभ नहीं हो सकते आज? ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस समय पूरे राजस्थान में जिसको राजवीर सर से पढ़ना सुलभ नहीं है? सर के लेक्चर पढ़े हैं बाहर ओपन मार्केट में, ढंग से पढ़े हैं। सर से बड़ी सेलिब्रिटी कोई नहीं है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेज भी पढ़ी है टेलीग्राम पे। राजवीर सर से पढ़ना ही क्या आपकी सफलता की गारंटी है? नहीं ना। तो क्लास में नोट्स कॉपी छापने से ज्यादा समझ पे ध्यान दो। और समझ भी क्या होती है, चीजों को रिलेट करके पढ़ना सीखो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मैंने जीवन में आज तक एक चीज भी नहीं रटी, सत्य बात बता रहा हूं। चीजें समझता था मैं पहले, और उस समझ को रिलेट करता था। एसएसबी गया है कोई आप में से एसएसबी इंटरव्यू देने? कभी कोई नहीं गया? तो वहां पे एक एक्टिविटी होती है जनरली, आपसे क्या है कि 20 वर्ड एक साथ बोले जाएंगे आपसे, ऐसा नाम बोल जाएंगे, रमेश, सुरेश, ऐसा करके,
या फिर कोई भी वर्ड ऐसे बोल दिए जाएंगे, निराशा, सफलता, यूं करके 10 वर्ड बोल दिए जाएंगे, एकदम से रुकेंगे और आपसे बोलेंगे कि सेम सीक्वेंस में वो 20 वर्ड बताओ। आप रट सकते हो क्या 20 वर्ड? नहीं रट सकते। उसका तरीका क्या होता है, लोग क्या तरीका यूज करते हैं, 20 वर्ड बताए जैसे। तो मेमोरी का ही मैं बता रहा हूं, मेमोरी को आप कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो। वहां क्या करते हैं लोग कि 20 वर्ड जैसे जैसे बता रहा है, वो क्या है कि एक सिमिलर एक्टिविटी पैरेलल में लेता है। वो इमेजिन कर रहा है कि मैं अपने घर घुसा हूं, ताला खोला, वो जो कुंडा है वो खोला, अंदर गया, अंदर जाते ही सू रैक दिखी, उसके बाद जाते ही पोर्च आया, पोर्च में डाइनिंग टेबल रखी हुई है, पास में टीवी है, टीवी के बाद पास में सोफे हैं, सोफे के बाद मेरा बेडरूम है, बेडरूम के अंदर पलंग है, पलंग में अलमीरा है, अलमीरा खोला मैंने, अपना सूट टंगाया और मैं सो गया। ये एक्टिविटी उसने इमेजिन कर ली एक। अब वो जो वर्ड आ रहा है उसके सामने, पहला वर्ड उसने डाल दिया ताले पे। ताला क्या है, सफलता। कुंडा क्या है, निराशा। डाइनिंग टेबल क्या है, टीवी क्या है, सोफा क्या है। ऐसा जब उसको वापस रिप्रोड्यूस करना पड़ रहा है, देन वन बाय वन अगेन वो इमेजिन कर रहा है, ताला, कुंडी, डाइनिंग टेबल, टीवी, सोफा, बेडरूम, सोफा, अलमीरा एंड क्लोजेट के अंदर जैकेट टांगना। ऐसे होता है। स्मार्ट तरीका है कि नहीं ये? ऐसे यूज होता है। तो मेन जिस समय भी आप पढ़ते हो, एक सेकंड, आपको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। समझ सबसे पहले है। बिना समझ के कुछ भी कर रहे हो और बिना रिलेट किए एक दूसरे से। रिलेट कैसे करते हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है आपकी, उसके अंदर भी मेन क्या होता है, एक राजा होता है, राजा कहीं पे राज करता है, एक तो वो युद्ध लड़ता है, जितने भी उसकी जो संधियां वगैरह होती है युद्ध के क्षेत्र में, और दूसरा क्या होता है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। यही होती है। कल मान लो 10 नंबर का एक प्रश्न लिखने को आ जाए, और मैंने राजस्थान हिस्ट्री में यही किया था। कल एक 10 नंबर का प्रश्न लिखने को आ जाए किसी भी राजा के बारे में, और मैंने ये लिखा था कि फलाने राजा की उपलब्धियां बताओ, फलाने राजा के बारे में 100 वर्ड में लिखो। मेरे को उस राजा का कुछ नहीं पता, सिर्फ यही पता है कि वो बीकानेर का या जयपुर का है। मैं फिर भी लिखता था उसके बारे में। सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, मंदिर बनाएगा, चित्रकला में कुछ करेगा, और क्या करेगा वो, स्थापत्य कला ओवरऑल, मंदिर तो उसमें से एक हो गया। पत्य ऐसे लिखते हैं, पत्ता हो गया, पत्य त आधा ना, हाँ ऐसे हो गया। ये सारी चीजें होगी, आप आराम से लिख सकते हो उसके अंदर, और 10 में से 1 नंबर ला ही सकते हो। ये सारी चीजें कैसे पता चली आपको, क्योंकि हर राजा जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी सारी उपलब्धियां, उसकी सारी डिटेल इन्हीं कैटेगरीज में ही आ रही है। इससे बाहर किसी भी राजा का नहीं आ रहा। इसके बाहर एक राजा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। मेन 2 ही तो है, उसकी राजनीतिक उपलब्धियां जिसमें युद्ध या फिर उसकी संधियां आ जाती है, दूसरा उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। और एग्जाम पीवाईक्यू देखते हो तो उसके अंदर बार बार इन दोनों से बाहर नहीं पूछा जाता। और मेन युद्ध के सन भी नहीं पूछे जाते आजकल, युद्ध किससे हुआ और उस युद्ध का परिणाम क्या रहा, यही पूछा जाता है। और दूसरा सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर नाम पूछ लेगा। अब सर आपको समझाने के लिए बहुत चीजें बताते हैं। हिस्ट्री क्या है कि थोड़ा सा कम्बरसम सब्जेक्ट है, बहुत सारी डिटेल है। सर आपको याद करवाने के लिए स्टोरी सुनाते हैं। आप में से कई बच्चे वो स्टोरी जी याद करते हैं बस। काले घोड़े पे आया, सफेद तलवार थी, उसने यूं पगड़ी पहन के बैठा था, ऊंट पे चढ़ा हुआ था, बोले नहीं उतरूंगा, ये वो। आप सारी वो रट के बैठे। किसी एग्जाम में पूछते हैं क्या वो? कभी नहीं पूछते ना। इसीलिए समझ जरूरी है। समझ कहां से आएगी, जब दिमाग और कान खुले हैं कि असल में पेपर में आता क्या है। तो हर डिटेल जो सर पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, उसमें बहुत सारा पर्पज होता है आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए होता है। सिर्फ वही चीजें पढ़ाई सर जो एग्जाम में आती है, तो आपके लिए कम से कम 250-300 मंदिर सर पढ़ाएंगे आपको। घुसा लोगे क्या अंदर? नहीं घुसा पाओगे। सर वो रिलेट करके पढ़ाते हैं ताकि आपको वो सारी चीजें याद रहे। लेकिन अंत में क्या याद करनी है, 1.5 साल बाद वापस उस पोथे का रिवीजन करोगे तो क्या क्या चीजें उसमें से निकालनी है, वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। वो तभी आप समझ पाओगे जब आपके पास समझ है। और समझी हुई चीज को कम याद रखना पड़ता है, उसका लोड कम लेना पड़ता है। रिलेशनल एक्टिविटी होती है ये।
एक चीज याद आई, एक से दूसरी आएगी, दूसरी से तीसरी आएगी, उन तीनों के बीच रिलेशन स्थापित नहीं है, तो आपको मेमोरी कितनी क्रिएट करनी पड़ेगी? 3 बिट की। तीनों के बीच में रिलेशन पता है तो 1 बिट की मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, बाकी आपकी समझ है, 2 चीजें अपने आप निकल के आएगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ के। और फिर भी आपने पूछा कौन से सब्जेक्ट समझ के पढ़ने हैं, कौन से रटने हैं, तो भाई सीधी सी बात है, सारे समझ के पढ़ने हैं। बिना समझ रटोगे तो मारे जाओगे। जिस दिन समझ लो उसके बाद रटने का भी एलिमेंट है अपने में। मंदिर रटने हैं तो रटने ही है, लेकिन फिर आसानी से रटे जाते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। और रटने भी ऐसे नहीं है। आप लोग गलती क्या करते हो, रिवीजन क्या है कि आप करते नहीं हो ज्यादा। अब सुबह बैठे राजस्थान हिस्ट्री रटने के लिए दनादन 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 दनादन, 2 हफ्ते हिस्ट्री खोल नहीं रहे हो, फिर वो रटा हुआ गया पानी में। रादर आप आज जिस समय बैठो उस समय सिर्फ एक रीडिंग ही लगा लो। रटना भी नहीं है, ये नहीं रटना गोविंद देव जी जयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, नहीं रटना है आपको, सिर्फ इसकी एक रीडिंग लगानी है। वापस क्या करना है, 2 दिन बाद वापस से उसकी रीडिंग लगानी है। कीप इट इजी। इजी से पेरियोडिकली रिवीजन करते रहोगे समय समय पे, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, चीजें अपने आप आएगी। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें प्री का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा मेन। सब्जेक्टिव को इस समय में भूल जाता हूँ, आरएस मेंस भूल जाता हूँ, सिर्फ प्री और एसआई की बात करूं। आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क क्या होता है पता है? क्या फर्क होता है? सब्जेक्टिव में रिकॉल करना होता है, कोई चीज कहीं पे पड़ी थी सारी तेरे को निकाल के परोसनी है, आपका इनिशिएटिव लगता है उसमें। प्री में क्या होता है, ये गेम है रिकॉग्नाइज करने का, उत्तर आपके सामने है, पहचानना आना चाहिए। पहचानोगे कब, जब वो उत्तर बार बार आंखों के सामने से निकल रहा होगा। रिवीजन इतनी बार करना है, और फील किया होगा आप लोगों ने, जो जो भी सिंसियर होंगे उन लोगों ने, एक चीज को आप बार बार रिवाइज करते हो ना, तो जो पेज है उस पेज के पन्ने पे, यहाँ पे मिक्की माउस भी आपने कहीं बनाया हुआ होगा ना, यहाँ पे एक लाल पेन से ट्रिपल टिक लगाया हुआ होगा ना, वो भी याद रहता है कि जब मैं कुंभा का पढ़ता हूँ, कुंभा वाला मेरा पन्ना आता है तो वहां मेरे के ऊपर मिक्की माउस बनाया हुआ है। याद आता है कि नहीं आता है? मेरे को तो आता था। ये तभी होता है जब बार बार वो मेमोरी के सामने से निकलता है। प्री के लिए तो बार बार पढ़ना है। आप लोग क्यों चाहते हो कि राजस्थान हिस्ट्री आज की याद घोट के पी लूंगा, मेरे से कहीं खड़ा होकर पी लो, बता दो मैं बता दूंगा, संभव ही नहीं है। आपको बस उस चीज को रिकॉग्नाइज करना है। मेंस की तैयारी अलग सेंस में होती है, उसके बारे में अभी नहीं जाऊंगा। पेरियोडिक रिवीजन, बार बार रिवीजन, रटना उठना कुछ नहीं है, सिर्फ बार बार उसको पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। एक समय के बाद वो आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, जस्ट लाइक कोहलीज कवर्ड राइट। फिर आपको रटने और समझने में अंतर भूल जाओगे। ठीक है? और हेलो हेलो जी। सर, नमस्ते जी सर। जैसे अपन एग्जाम देते हैं तो कोई कठिन सब्जेक्ट होती है, कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट, हाँ हाँ तो उसको छोड़ जाते हैं। मैंने प्री दिया था सर इस बार का, तो मेरे 92 थे और मैंने मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था उसमें, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी मैथ सर। तो छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए सर? वो उत्तर आपने खुद ने दे दिया। नहीं, उसको वो सही कैसे करें सर? फिर मैं मेहनत भी खूब सही की थी। कैसे करते हैं मैं हाँ। बताता हूँ। बैठो बैठो आप। मैथ आपने जितनी भी देखी होगी, मैथ के अंदर ऐसा तो है नहीं कि अवकलन समाकलन पूछे जाते हैं। मैथ बहुत सिंपल पूछी जाती है, लाभ हानि पूछी जाती है। एक चीज में 8 रुपए में लाया, 10 में बेची, कितने की, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मैथ नहीं करनी है मेरे को, तो आपके ये वाला क्वेश्चन भी छूट गया। तरीका ये है कि इस समय आपके तो क्या 2 महीने हुए हैं, मैं कह रहा हूं जिनको मैथ से फोबिया भी है ढंग का, उनको भी मैथ की क्लास नहीं छोड़नी है, सिलेबस पूरा करना है। इस समय कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है, सिलेबस को पूरा करना है। क्लास में जो चीज भी पढ़ाई जाती है विदाउट फेल वो चीज करनी है पूरी। ठीक? भले मैथ में कितना भी फोबिया हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के आरएस में,
उसमें से 2 या 3 आपको ऐसे मिलेंगे जो इस कैटेगरी के मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ये 2-3 क्वेश्चन क्यों छोड़ना चाह रहे हो? 3 क्वेश्चन का क्या मतलब होता है पता है ना आपको? 4 नंबर, 4 4.5 नंबर। आप वो 2-3 भी कर जाते, 5 भी कर जाते, आपका प्री निकल जाता। थोड़ा सा और मैच्योर वे में बताऊं, इस समय कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीजें करनी है। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आए ना, एग्जाम वाला दिन नजदीक आया, 1.5 महीना ही बचा है मेरा, 1.5 मंथ ही बचे हैं। यहां पे आके सब्जेक्ट का सेग्रीगेशन आप कर सकते हो। आज नहीं करना कि मैथ नहीं आती तो छूंगा नहीं ना। 1.5 महीना बचा है। मैथ के रिवीजन में और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन में सेम समय लगता है। ज्यादा समय किसमें देना है? आर्ट एंड कल्चर में। जिस व्यक्ति का आर्ट एंड कल्चर अच्छा पढ़ा हुआ है और मैथ के अंदर हाथ तंग है, ऐसा, इसके लिए मैथ राजा बाली की तरह है कि सामने आते ही आदि शक्ति ले लेती है। हाँ, उन लोगों को ज्यादा समय किसको देना है? आर्ट एंड कल्चर। लेकिन इसको एकदम इग्नोर भी नहीं करना मैथ को, क्योंकि इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल हलवा छाप होंगे। मार्क माई वर्ड्स। जिसको मैथ का फोबिया है, PYQ जाके देख लेना, कुछ ऐसे भी हलवा छाप क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो सेग्रीगेशन जो होता है सब्जेक्ट का, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक का, वो एग्जाम से जस्ट पहले होता है जाके। आज कुछ नहीं करना, और उसमें टाइम डेडिकेट कितना है उस विषय पे होता है। सब्जेक्ट छोड़ा तब भी नहीं जाता है, एक रिवीजन करके आपको जाना है अंधी दौड़ में। सब्जेक्ट देखने हैं। अब कोई क्वेश्चन ही ऐसा है कि 4-5 पाई चार्ट दिए हुए हैं और उसमें इसका इतना परसेंट उतना परसेंट, आपको पता है फ्यूज उड़ जाएंगे मेरे इसमें घुसा तो दूर रहो। लेकिन लाभ हानि का एक दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। कितने प्रतिशत लाभ हुआ है उसको? हाँ, 25% हुआ कि नहीं? कितना फॉर्मूला पता हो, ये हो गया। यदि आप मंदिर पढ़ पा रहे हो उस व्यक्ति का, तो ये फॉर्मूला भी पढ़ पाओगे, उसको यूज कर लो ना। 2-3 क्वेश्चन फ्री के क्यों छोड़ने, ये वाली चीज है। और प्रश्न कोई पीछे आपसे? सर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उन 3 घंटों को हम कैसे मैनेजमेंट करें? जैसे कि कोई क्वेश्चन आ रहा है उसे पहले कर दे, या ऐसे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करना चाहे? वो डिपेंड करता है। अगेन, पहले आइट्रेशन में वो क्वेश्चन होते हैं जो अभी मैंने बताया, एक 100 वाले हैं, एक जिसका 0% पता है, एक बीच में 1 से 99 वाले हैं। पहले आइट्रेशन में ये सारे करने होते हैं, इनमें से एक भी नहीं करना होता है। दूसरे वाले के अंदर वापस जब आते हो आप, पहले बार में तुक्के नहीं लगाने होते हैं। ऐसे तो 150 तुक्के लग जाएंगे, ये काम नहीं करना। जो सारे आते हैं वो करने होते हैं। मैं ऐसे ही करता था, बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। पहले ये वाले कर लो, इसका आंकड़ा देख लो कि इतना आ रहा है मेरा, एक्यूरेसी आपको पता है पहले से, फिर कितना रिस्क लेना है, कहाँ कितना लेना है, उस हिसाब से आप सेकंड आइट्रेशन में आके करते हो। सिंपल सा तरीका है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, जी, जैसे हम जी। रिवीजन करते हैं हमें याद भी होता है, लेकिन हम जब एनालाइज करने का टाइम आता है या जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप नए नए टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट इतने दे लो, पेपर इतने दे लो कि एक समय के बाद आपके लिए पेपर देना ऐसा होगा कि जैसे मैं सुनील से बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जितने हो सके उतने टेस्ट देने हैं। ठीक है, और एक सेकंड वो पूछ ले, माइक आ जाएगा, देन पूछ ले। सर जैसे ऑप्शनल का तो आपने सारा बताया, ऐसे जैसे मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया था, 23 फेब से स्टार्ट किया था, ठीक है। देन बायो हुआ, आधा हुआ, तो मैंने उसमें आंसर राइटिंग किया, तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं आई। मेरा ये था कि खाली ऑप्शंस लेके चलते हैं तो अपन लास्ट तक पहुंच जाएंगे, बट अपन रिटर्न का नहीं कर पाएंगे। और जैसे अभी हिस्ट्री चल रहा है, वो मेरा फर्स्ट टाइम पढ़ा है मैंने, और उसमें जैसे मैं 4 लाइन से ऊपर नहीं जा पाई। मैं 3 बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी, तो फाइनली मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा एक बार स्किप करो। तो सर इसके लिए कि ये अपना सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद करने का है या फिर अभी से स्टार्ट करना, तो उसके लिए सब आंसर राइटिंग में फर्क कुछ नहीं होता। हिस्ट्री की आंसर राइटिंग और बायो की सेम होती है। बट सर बायो As ऐसे such, हो गया ना कि समझ वो गया, मेरा बायो सब्जेक्ट रहा फैक्चुअल है है, एकदम। वो मेरा सब्जेक्ट रहा हाँ, है पहले, तो वो तो आपको आता ही है, फिर तो आपने सर नया जैसे क्या किया? नहीं नहीं आपको एफर्ट, मैं समझ गया, हिस्ट्री है मैं जैसे वही कह सर। रहा हूँ, एफर्ट आपको वहां डालने जो आपको नहीं आ रहा, यही ना। बट सर उसमें मैं 4 लाइन से ऊपर नहीं पहुंच पा रही हूँ ऐसे। कैसे पहुंचोगे 4 लाइन से ऊपर? सब पढ़ के आया, बंद करके तो नहीं पहुंचोगे। नहीं सर, तो मतलब हाँ। ऐसे हो गया कि मतलब लर्न भी आ रहा, ऐसे याद आ जाता है समझ गया, recall मैं करने समझ पे, गया। बट वो लिखने के हाँ, टाइम पे हाँ। नहीं हो पाता।
ऐसा ऐसा ठीक है, तो उसका तरीका ये है, बैठ जाओ आप आराम से, शांत 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 शांत, मजाक में नहीं लेना कोई चीज। उसका तरीका क्या है फिर लिखने का, मतलब अब मेंस आंसर राइटिंग का पूछ रहे हो तो एक चीज और जो मैंने पहले नहीं बताई थी, पहला मैंने क्या बताया था, तैयारी के अंदर सिलेबस होता है, सिलेबस के बाद PYQ होते हैं। यदि आप RS मेंस का पूछ रहे हो, क्या पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, पढ़ लिया सारा, अब इसको परोसना भी है ना, परोसोगे कहाँ पे, मेंस में, आंसर राइटिंग में। उसके लिए क्या चीज है, जो टॉपर्स होते हैं हमारे जैसे लोग, उनकी आंसर कॉपी, ऐसा। जब भला देखोगे तभी तो भला करोगे, जब भले का स्टैंडर्ड ही नहीं पता तो फिर क्या लिखोगे। अभी भी आपको नहीं पता होगा कि बायो में सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ, आपको अभी भी नहीं पता होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोगों की कॉपीज देखोगे कि ऐसे लिखेंगे, और हम लोग सबकी कॉपियां पड़ी है अवेलेबल ऑनलाइन, उसको देखोगे तभी पता चलेगा कि ये फलाना क्वेश्चन आता है तो इसमें ये लिखना होता है। बायो के अंदर फैक्चुअल नॉलेज लिखना होता है, राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या लिखना होता है। अगेन जो मैं कह रहा था, कहानियां नहीं लिखनी होती है वहां पे, सीधे लिखनी होती है उसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या है और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है। और उसको भी कब लिखोगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेश्चन अपने आप हिंट देता है। क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेगा, जगत सिंह की राजनीतिक उपलब्धियों को बताते हुए सांस्कृतिक विरासत पे प्रकाश डालें। दो चीजें उसने पूछ ली, पहला जगत सिंह, उसकी क्या राजनीतिक, फिर सांस्कृतिक। तो लिखने का तरीका अगेन क्या है, मान लो 10 नंबर का लिखना है तो जगत सिंह के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन, कि जगत सिंह क्या है, यहाँ के राजा थे और इस सन में वो रहे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। फिर बाद में सीधा लिखना है राजनीतिक उपलब्धियां, ऐसा करके बॉक्स में डाल के नंबर 1 पॉइंट, जो जो आपको आता है राजनीतिक, ये वाला युद्ध लड़ा, इनसे संधि की, इससे शादी की, इन लोगों की मदद ली, 4 पॉइंट हो गए खत्म। फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां। हिस्ट्री को आप ऐसा सोचते हो कि कहानी के फॉर्म में पढ़ा है तो कहानी के फॉर्म में ही फूल बिछा के लिखना है, ऐसा नहीं होता। बायो की तरह ही लिखना है इसको भी। सांस्कृतिक उपलब्धियां अगेन 1 2 3 4, ये मंदिर बनाया, ये बावड़ी बनाई, इन लोगों के लिए उसने चित्रकला के लिए ये खोला, ऐसा करके खत्म हो गया। ये है कि नहीं। तो आपको मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो लिखनी है, और जो जो चीजें वो पूछ रहा है वो सीधे से पूछ ली, उसको पॉइंट फॉर्मेट में बायो की तरह ही लिखना है। बायो में पूछ लिया हार्ट की गतिविधि कैसे होती है, तो सीधे से लिख दो, 4 भागों में बटा होता है, ये उसके इनलेट आउटलेट होते हैं, ऑक्सीजन और इसका आदान प्रदान होता है, ऐसा पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हो ना। सेम चीज इसमें लिखनी है, तो कोई नई चीज नहीं है। मेन तो अच्छी चीज देखोगे तो अच्छी चीज समझ में आएगी। अच्छी चीज देखना जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो कॉपियां देखते हैं, देखा करो, अच्छी चीज का पता चलेगा तब अच्छी चीज निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। और कोई प्रश्न, माइक आगे ले आना एक बार। पाँच 10 मिनट और है, ठीक है, शांति बना के रखें, 1 2 प्रश्न और ले लें फिर छोड़ दूंगा मैं आपको। वैसे तो 2 महीने ही हुए तो ये क्वेश्चन है वो नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने ही बताया कि प्योर एसआई का जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 साल में ही होते हैं। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो साथ में तो एग्ज़ाम है, और हम जिस एज में अभी हैं तो आपको इस एज में इंडिपेंडेंट, हम तो नहीं है, तो फिर वो प्रेशर भी तो रहता है कि प्रेशर ले रहे, क्वेश्चन फैमिली कंप्लीट से कर। रहता है और खुद का भी तो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर की इंडिपेंडेंट होना है करके। तो फिर अगर वहाँ तैयारी करते हैं तो यूँ लगता है कि यहाँ थोड़ा सा इनपुट हम कम दे रहे हैं, तो उस चीज़ से कैसे। उम्र से पहले भी इंडिपेंडेंट नहीं होना है, हा? वो काम नहीं करने, या तो तैयारी करोगे या पैसा कमाओगे, दो चीजें एक साथ होगी नहीं। प्रेशर आप ले रहे हो इसलिए आता है, अब मेरे को देख के प्रेशर नहीं लेना आपको, जो भली चीजें हैं वही ग्रहण करनी है मेरे से। जीवन में क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है इस समय भूल जाओ, 1 1.5 साल का लेके आए हो, दुनियादारी भूल जाओ सारी। पढ़ना है, यहाँ सबसे बड़ा काम क्या है, मैं कह रहा हूँ आप वैलिड प्रेशर भी ले रहे हो कि आपको इस समय कमाना चाहिए, लेकिन यहाँ एडमिशन किस चीज़ के लिए लिया है, कमाने के लिए, कमाए हुए देने के लिए। क्यों, क्योंकि पढ़ना है, फिर उस पर पढ़ो।
चीज़ों को सेग्रीगेट करना सीखो। यदि थिंकिंग में ही गुड़ गोबर है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, खिचड़ी हो रही है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आपकी जो इमीडिएट प्रायोरिटी है जीवन में, अच्छा कैसे कमाओगे, ऐसा ही बन के कमाओगे या फिर कहीं पे भी इस समय ऑपरेटर लग जाओगे, छोटे मोटे डेटा एंट्री कर रहे हो उससे बन जाओगे? ऐसा ही बनोगे तब अच्छा कमाओगे ना, अच्छी रेपुटेशन। वो कैसे बनोगे? इस काम से बनोगे। क्वेश्चन आपके पास हैं लेकिन उसके आंसर भी आपकी आंखों के सामने है। वो पूछ रहे थे, मैथ छोड़ दी, मैं 92 में भटक गया, क्या करूं? मैथ करनी थी लेकिन ढंग से करनी थी, अच्छे से तैयारी करके। सेम आपके साथ है। तो जो आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी है उसको करना पड़ेगा। मन आपको बार बार इधर उधर लेके जाएगा, मन के पीछे जाने लगे तो मन आपकी ऐसी हालत करेगा ना, हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसके पीछे मैं चला गया। ठीक, सुनील का भरोसा कर लेना, मन का कभी मत करना। एक दो चीजें और, एक दो डाउट और है। हाँ बता दो सर। मैंने सर लास्ट हिंदी 8th क्लास में की थी। क्या चीज? हिंदी 8th क्लास सर में की थी? 8th में की ओनली। हाँ। अब सर 7-8 साल बाद हिंदी का एग्जाम 200 मार्क्स का कैसे होगा? कैसे होगा? तो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, समझ में आ जाएगा। मैंने लास्ट हिंदी कब की थी पता है? मेरे को कॉलेज से पास आउट हुए आज 8 साल हो गए हैं। 4 साल मैंने कॉलेज में दिए, 2 साल मैंने आईआईटी की तैयारी में दिए। मैंने हिंदी कब की थी? 14 साल पहले। क्योंकि यहाँ पे पूरी अंग्रेजी, यहाँ पे पूरी अंग्रेजी, यहाँ पे पूरी अंग्रेजी। इस एग्जाम में आने से 14 साल पहले मैंने हिंदी की थी। आपके तो फिर भी 8वीं नजदीक आएगी होगी। 14 साल पहले मैंने हिंदी पढ़ी थी। यहाँ पे पहला मैंने दिया था अपने मेंस का प्रैक्टिस पेपर। 50 की ग्रामर आती है हिंदी की। मेरे कितने नंबर आए होंगे बताओ? 2 नंबर आए थे। आता ही नहीं था। ये विडंबना, अतिशयोक्ति जैसे शब्द आते थे, ऐसे भाटा पड़ रहा हो छाती पे कोई। अंत में मेरे कितने नंबर आए? लैंग्वेज कहाँ पे आती है? चौथे पेपर में आती है। अंत में मेरे कितने नंबर आए पता है? सभी में से हाईएस्ट नंबर है मेरे। सारे टॉपर, सारे कैंडिडेट में से 114 नंबर है मेरे। ठीक, यदि आप चाहो कि आपको ऐसा ही बनना है, आरएस बनना है, तो हिंदी कुछ नहीं, बड़ी चीज नहीं है। आप जब कह रहे हो कि मैंने 8वीं में की थी, अब कैसे करूं, आप बहाना ढूंढ रहे हो कि कैसे हिंदी को स्किप किया जाए। आप कारण ढूंढो कि कैसे स्किप ना किया जाए। सिंपल सा जवाब है, यहाँ जो पढ़ा रहे पढ़ते जाओ। राघव प्रकाश या जो भी बुक है उसमें प्रैक्टिस करते जाओ। एक दिन हिंदी अपने आप, भाषा के साथ ये होता है। सब्जेक्ट के अंदर 19-20 हो सकता है, भाषा के साथ यदि आप लगातार जुड़े हुए हो, भाषा आपको खुली बाहों से स्वीकार करती है। हिंदी के साथ ये इशू नहीं होगा। 2 डाउट और ले लेता हूँ। क्लास कितने 11 बजे छूटती है? 2 डाउट और ले लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा मैं। मेंस की तैयारी के सोर्स और आंसर राइटिंग के टिप्स। आंसर राइटिंग के टिप्स तो किसी और दिन दूंगा, वो अपने आप में एक विज्ञान है। मेंस के सोर्स इस समय ऑनेस्ट आंसर है, कोई बना के नहीं दे रहा या फिर यहाँ खड़ा हूँ इसलिए नहीं दे रहा हूँ। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा कहीं नहीं जाना। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जितने भी मानक सोर्सेज होते हैं उनसे ही बने हुए हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस हिसाब से ही बने हुए हैं। और कई बार आपको लोग नए सोर्स बताएंगे, वो बताएगा ये देख आरबीएससी से आया हुआ है ये क्वेश्चन, तू आरबीएससी पढ़। अरे तो स्प्रिंग बोर्ड ने वहीं आरबीएससी से ही नोट्स बनाए हैं अपने। आप क्यों चाहते हो कि यहाँ नोट्स पढ़ो, घर जाके आरबीएससी की किताब पढ़ो? चाहते हो क्या? डुप्लीकेशन ऑफ सोर्सेज। जीवन में कभी भी 1000 चीजें नहीं पढ़नी, एक चीज को 1000 बार पढ़ना है। आज ही ये गांठ बांध लेना। मल्टीपल सोर्सेज नहीं रखने, स्प्रिंग बोर्ड पे भरोसा करो, चीजें अपने आप होंगी। कोई एक आधा टॉपिक कभी छूट भी जाए मान लो, तो वो आंसर लिखोगे जिस समय आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करोगे, उसके थ्रू 1 या 2 आ जाते हैं, तो उस पर भरोसा रखना है। ठीक है, तो स्प्रिंग बोर्ड के अलावा कुछ नहीं करना। एक प्रश्न है, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन वैसे ही करना है जैसे पहली बार घर जाके पढ़ते हो। मास्टर ने कैसे पढ़ाया वैसे ही आपको बार बार करना है। कॉन्टिन्यूटी रखनी है, हर दिन रिवीजन हो और थोड़ा सा रैपिड रीडिंग करनी है। आप लोगों के साथ इशू ये होता है कि आप एक चीज को घोटना है तो ढंग से घोटते हो, फिर लकीर के फकीर बन जाते हो कि जब तक ये अब अंदर नहीं घुसेगा, ऐसा पढ़ूं कि मैं सुनील को बता पाऊं हाथों हाथ, वो काम नहीं करना। बार बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है,
और तेजी से पढ़ना है, ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन हो। एक सब्जेक्ट को एक बार लेके बैठोगे तो एक दिन में वही हो पाएगा, 3 छूट जाते हैं, फिर बोलते सर हुआ नहीं हमारा। रैपिड रिवीजन, रेगुलर रिवीजन, ये तरीका होता है रिवीजन करने का। यो रोज याद करने का टारगेट बनाते हो, लेकिन कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाते, बस इसीलिए नहीं कर पाते आप। सुनील तो नहीं। नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना चाहिए, या नोट्स ही पढ़ना है? सिर्फ नोट्स ही पढ़ना है, अंधा भरोसा कर लो इस चीज पे। कभी कभी एक सेकंड एक अंतिम डाउट है, फिर फ्री हो आप लोग। सर कभी कभी लाइफ में हम इमोशनल होकर सोचने लग जाते हैं, तैयारी के समय उन सब से कैसे बचें? इमोशन भी नेसेसरी है लाइफ में। यदि इमोशन नहीं है तो आरएस बन के क्या ले लोगे, क्या पढ़ लोगे आरएस बन के? कुछ नहीं ना। जब तक अंदर से ये नहीं है कि पापा खुश होंगे, कोई और भी खुश होगा है, या फिर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो चीज भी तो होती है। अरे टेबलें मत कूटा करो इतनी, खुशी आ रही है तो मुस्कुरा लिया करो, ऐसे गुस्सा मत निकालो टेबलों पे। तो मोटिवेशन अंदर से होता है। इमोशन होना गलत चीज नहीं है, इमोशन का मैनेजमेंट ना कर पाना गलत चीज है। एक व्यक्ति कोई बोले मुझे गुस्सा नहीं आता, तो कोई बड़ा काम नहीं किया उसने, रादर उसकी लाइफ में इश्यू है। गुस्सा आना चाहिए, जगह पे गुस्सा आना चाहिए। कोई कहता है मुझे निराशा नहीं होती, कोई कहता है अपने भाई को फर्क ही नहीं पड़ता, तो इश्यू है उसके साथ, उसने बड़ा काम नहीं किया, इश्यू है उसके साथ। लेकिन कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ निराश होना है, निराश होने के बाद क्या करना है, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इमोशनल होके अच्छी चीज करो तो है बढ़िया, इमोशनल होके गलत चीज कर रहे हो तो है गलत। जीवन में पहले रैशनली सोचा जाता है। मेरे लाइफ में ये मैं करता हूँ, इमोशन को पहले रखता हूँ साइड में। पहले ये सोचता हूँ कि मेरे को कल किसी को सलाह देनी हो इस विषय पे, मैं क्या दूंगा, वो चीज सोचता हूँ। उसके बाद फिर इमोशन आते हैं बीच में, वो ये करने नहीं देते जो मैं सोचता हूँ। फिर इमोशन को दबाता हूँ, मन को दबाता हूँ, सुनील को साइड में रखता हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें बाद में। अगली क्लास चालू होगी, आप लोग भी जाके वॉशरूम वगैरह चले जाओ, फिर कभी और आएंगे। और क्या आपकी क्लास में? अब फिर एक क्लास और कभी लगवा देंगे, ठीक है, थोड़ी देर और। अब क्या करें, आप लोग चले जाओ, क्या चीज। थैंक यू ऑल, आप लोगों ने शांति से सुना, धन्यवाद इसके लिए। ऑल द बेस्ट।